गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू नेक्स्ट आईएएस। और आज आपका अनुभव टेस्ट था। मुझे उम्मीद है कि आपका अनुभव का पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा। ये एक यादगार अनुभव रहा होगा और जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको इस अनुभव के पेपर के अनुभव की याद रहेगी। दो तीन पॉइंट्स डिस्कशन से पहली चीज़ तो हतोत्साहित मत होना अगर पेपर आपका उतना अच्छा नहीं गया है जितनी आपकी एक्सपेक्टेशंस थी, आपकी उम्मीद के अनुसार ठीक नहीं गया है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी नहीं होना, है ना, कि बहुत ही खुश हो गया कि अरे बाप रे बाप बहुत अच्छा हो गया पेपर, नहीं, ठीक है। ये मॉक टेस्ट है, हमको इसका उद्देश्य समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट आईएएस में अनुभव पेपर जब भी बनाया जाता है तो ये कोशिश रहती है कि ये यूपीएससी के पेपर को लगभग मैच करे, ठीक है। तो ये एक तरह से आपका ट्रायल टेस्ट है कि आपकी रियल परफॉर्मेंस से पहले आपकी परफॉर्मेंस किस लेवल पर है। तो आपका पेपर अच्छा हो या ख़राब, इस डिस्कशन को देखिए, आप खुद एनालिसिस करिए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जिसको बोलते हैं, ठीक है। खुद से एनालिसिस करिए और देखिए कि आपको क्या कमी लग रही है, ठीक है। और उस कमी को दूर करना है अगले 2-3 महीने में, जब तक हमारा प्रीलिम्स एग्ज़ाम है मई में। बात ठीक है। तो पहली बात तो अपनी कमियों को पहचानना है, दुखी नहीं होना है, ये भी देखना है कि क्या आप टाइम पर पेपर कर पा रहे हो, टाइम पर पेपर नहीं कर पा रहे हो, क्या इशू है। बात ठीक है, ठीक है। दूसरी बात, आपको ये टॉपिक्स भी देखने हैं कि कई सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आधार पर बने हैं, तो आपको उन क्वेश्चन से सीखना भी है, ठीक है। मैं आपको अपना टेलीग्राम एड्रेस भी दे देता हूँ। अगर आप मेरे स्टूडेंट रहे होंगे, मैंने आपको पढ़ाया है, तो आपके पास मेरा टेलीग्राम एड्रेस होगा, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर होगा। अगर नहीं भी तब भी आपको कोई इशू है तो आप मुझे इस टेलीग्राम पर आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं, t.me प्रखर UPSC। आप मुझे इस एड्रेस पर मैसेज भेज दीजिए। कोई भी इशू है तो मैं हमेशा तैयार हूँ आपके लिए, पूरी की पूरी नेक्स्ट आईएएस की टीम आपके लिए हमेशा तैयार है। आपको वही बात भी करनी है, कुछ भी करना है, आप नेक्स्ट आईएएस कॉल कर सकते हैं, वी आर ऑलवेज रेडी। हिंदी मीडियम में एक बहुत बड़ी समस्या आती है और वो समस्या है सीसेट। सीसेट एक बहुत बड़ा हर्डल, एक बहुत बड़ी बाधा बनकर निकल के आ रहा है लास्ट के कुछ वर्षों में, और ये हमको नहीं होने देना है। तो जो विद्यार्थी मेरे हैं, जिनको मैंने पढ़ाया है, आप लोगों से भी उम्मीद है कि आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, आपको फ़ायदा हुआ होगा। और अगर आपने नहीं भी पढ़ा है फिर भी अल्टीमेट उद्देश्य ये है कि हमारा यूपीएससी का एग्ज़ाम, सीएससी का एग्ज़ाम, सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम निकले और सीसेट एक बाधा ना बने बिल्कुल भी, ठीक है। अगर 100 में 66 नंबर या 66 नंबर चाहिए हमको पास होने के लिए 200 में, तो हमारा टारगेट होना चाहिए 90+। क्योंकि कई सारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 3-4-5 क्वेश्चन ऐसे आएंगे एग्जाम में जिसके बारे में सोल्यूशन थोड़ा सा डाइसी रहता है, डायलेमा में रहता है कि ये आंसर हो सकता है कि ये आंसर कि ये आंसर। अरे बात ठीक है। और इसलिए हम ये करेंगे कि अगर मेरे 2-3 क्वेश्चन गलत भी हो जाएं या 4-5 क्वेश्चन भी गलत हो जाएं, तब भी मैं ये जो कट ऑफ का मैजिक नंबर है ये क्रॉस कर लूँ, ठीक बात है। तो अब हम लोग थोड़ा डिस्कशन की तरफ बढ़ते हैं। और सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम के लिए ना ये जानना ज़रूरी है कि उसकी डिमांड क्या है, और वो डिमांड हमें पता चलती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। मैंने आपको बोला होगा, तो अगर अभी तक आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाए हैं तो अब लगाना शुरू कर दीजिए। ये वाला अनुभव का टेस्ट पेपर अच्छा हुआ होगा आपका, पूरी तैयारी करिए और जब नेक्स्ट अनुभव हो तो फिर से अच्छा दीजिए, ठीक है। अभी आज के डिस्कशन में हम लोग एक पार्ट डिस्कस करेंगे, इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर भी आधारित थे, और इसके बाद हम बाकी के भाग को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज जो हमारा ये पहला क्वेश्चन है हम ये डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? एक मोबाइल फ़ोन कंपनी ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण, कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे आयोजित करती है। उपयोगकर्ताओं से उनके फ़ोन की बैटरी लाइफ, प्रदर्शन और डिज़ाइन को उत्कृष्ट, अच्छा और सामान्य के रूप में रेटिंग देने के लिए कहा जाता है, ठीक बात है। उनसे यह भी पूछा जाता है कि क्या वे अपना अगला फ़ोन उसी ब्रांड का खरीदने की योजना बना रहे हैं। तो एक सर्वेक्षण कर रहे हैं और पता करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारा फ़ोन है वो उत्कृष्ट है, अच्छा है या सामान्य है ना।
और ये भी पूछ रहे हैं कि यार भाई आप ये इसी कंपनी का फ़ोन लोगे क्या दोबारा, तो ये पूछ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आप इस क्वेश्चन को देखा कि यह पाया गया कि 80% ने किए, जो लोग फिर से उनमें से 55% ने फ़ोन को 30% और ये 12%, 28% और 60%। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई भी प्रश्न पूरा केवल प्रतिशत के रूप में दिया हो, पूरा परसेंटेज के टर्म में क्वेश्चन है, प्रतिशत, उन्होंने कोई भी वैल्यू फिक्स नहीं की है। कोई भी वैल्यू फिक्स नहीं की है का मतलब क्या होता है, जैसे अगर वो बोल देता 60% ने सामान्य रेटिंग नहीं दी, ऐसे बोल देता कि और 80 लोगों ने सामान्य रेटिंग दी, ठीक है, इस तरह की अगर बात कर देता वो, ठीक है, 80 लोगों ने एक वैल्यू फिक्स कर दी, तब आप कुछ मान नहीं सकते थे। लेकिन जब पूरा क्वेश्चन है प्रतिशत में, तो फिर हम मान सकते हैं, ठीक है। और सबसे बढ़िया तो होता है प्रतिशत में क्या मानना, कि हम 100 मान लें, ठीक है। क्वेश्चन आपके पास होगा क्वेश्चन पेपर, ये क्वेश्चन है, हम इधर पे लिख लेते हैं, एसी ऑन कर दीजिएगा, ठीक है। माना कुल 100 लोग थे सर्वेक्षण में, ठीक है, 100 लोग थे सर्वेक्षण में, सर्वे में। अब क्या है, पाया गया कि 80% उपयोगकर्ताओं ने कहा कि वे फिर से उसी ब्रांड से खरीदारी करेंगे। इसका मतलब है कि 100 में से जो खरीदने वाले लोग हैं दोबारा उसी ब्रांड का, वे लोग हैं 80%, या 100 में से 80% कितना हो गया, 80। और ना खरीदने वाले जो बोल रहे हैं भैया मैं इस ब्रांड का अब नहीं खरीदूंगा, वो क्या हो जाएंगे, बचे हुए कितने हो जाएंगे, 100 माइनस 80, 20। अरे बात ठीक है, ठीक। अब बोल रहा है जो लोग फिर से खरीदारी करना चाहते हैं उनमें से, ये बहुत ध्यान देना कि 55% किसका 55% है, जो लोग फिर से खरीदारी करना चाहते हैं उनका 55%, ठीक है। 55% ने फोन को क्या कहा है, उत्कृष्ट, 30% ने कहा है अच्छा। तो जो खरीदना चाहते हैं दोबारा, उनमें से उत्कृष्ट कहा है 55% ने, अच्छा कहा है 30% ने, और जो शेष हैं, शेष या सामान्य कितने लोगों ने कहा है, जो शेष हैं, शेष कितना हो जाएगा भाई, 55 और 30, टोटल 100% होता है। इसमें से 55% ने कहा है बहुत बढ़िया उत्कृष्ट, 30 ने कहा है अच्छा, इसको घटा दें, 100 माइनस 85, 15% वे लोग हैं जिन्होंने कहा है कि सामान्य है, ठीक बात है, ठीक। अब यही काम मैं इधर के लिए भी कर लूं, अगला डेटा दे रखा है इन्होंने, क्या दिया है, जो लोग दोबारा खरीदारी नहीं करना चाहते उनमें से 12% ने उत्कृष्ट कहा है। ये नहीं करना चाहते ना, तो इनमें से उत्कृष्ट कितने लोगों ने कहा है, 12%। फिर कुछ लोगों ने कहा होगा अच्छा, कुछ लोगों ने कहा होगा सामान्य, हाँ जी। कितने लोगों ने कहा है, 28% ने अच्छा कहा है और 60% ने सामान्य कहा है। 28% ने अच्छा और 60% ने सामान्य। और किसका 60% है, इसका, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं एक बार, ये 55%, इसका क्या हो गया, टोटल 80 थे, 80 का 55%, 80 गुणे 55/100, ये क्या हो गया, अच्छा 80 गुणे 30/100, 80 गुणे 15/100, यही तो हो गया। अगर आप ये वैल्यू कैलकुलेट कर लो, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 11, 11 चौको 44, 44 वे लोग हो गए जिन्होंने उत्कृष्ट कहा है, 24 वो लोग हो गए जिन्होंने अच्छा कहा है, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 5 3 15, 12 वे लोग हैं जिन्होंने कहा है कि सामान्य है। और ये लोग कौन से हैं, जो लोग दोबारा खरीदना चाहते हैं, अरे है कि नहीं है, इधर पे देख लो, 20 में से 12% ने कहा है उत्कृष्ट, तो 20 का 12/100, 20 पंचे 100, 12/5, 5 दूनी 10, 2 5 को 20, 2.4। अब ये मत बोलना कि अरे सर लोग 2.4 कैसे हो गए, है ना, तो लोग 2.4 नहीं है, हमने माना है 100, इस वजह से 2.4 लोग आ रहे हैं, पर ठीक है कोई बात नहीं। 28%, 20 का 28/100, 20 पंचे 100, 55 25, 5.6, ठीक है। और 60%, तो 20 का
60/100 12। अरे ठीक है, तो पूछ रहा है क्वेश्चन में क्या बोला इन्होंने, कुल उपयोगकर्ताओं में से कितने प्रतिशत ने फोन को अच्छा कहा। अच्छा, चूंकि ये सब वैल्यू हमने क्या माना था, टोटल 100 था, तो ये सब प्रतिशत ही है एक तरह से, ठीक है, तो ये सब एक तरह से प्रतिशत है। तो अच्छा वाले देखो आप, अच्छा वालों को जोड़ दो आप, कौन है अच्छे, एक ये है 24 प्लस इधर पे अच्छे 5.6। 24 वो लोग हैं जो दोबारा खरीदना चाहते हैं, उतने लोगों ने अच्छा कहा। 5.6 वो लोग हैं जो इस ब्रांड का दोबारा फ़ोन नहीं खरीदना चाहते। अरे बात ठीक है, 100 में से टोटल 24, तो कितना हो गया, 24 और 5 29.6। और हमने माना क्या था स्टार्टिंग में, 100 लोग, 29.6%। बात समझ में आ गई, तो ऑप्शन देख लो भाई, बी ऑप्शन हो जाएगा, 29.6%। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ठीक है। केवल एक बात थी, मैंने आपको बताया था, और पता है हर क्वेश्चन से हम सीखेंगे। वी शुड ऑल्सो स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम द क्वेश्चन। हर क्वेश्चन से सीखना है, क्वेश्चन से सीखना भी अपने आप में एक कला है, ठीक है। और जैसे इस क्वेश्चन से मैंने क्या सीखा कि कोई भी प्रश्न ऐसा होगा जो केवल प्रतिशत 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 में बात कर रहा होगा, तो हम उसमें सीधे 100 वैल्यू मान लेंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। अरे बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत इसमें, ठीक, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करेंगे अभी हम पहले, ठीक। ठीक, राधा सुबह 8 बजे अपने घर की ओर चलती है, ठीक है, बहुत बढ़िया, और देखती है कि उसकी परछाई उसके दाईं ओर पड़ रही है, वह किस दिशा में चल रही है। मैंने आपको क्वेश्चन कराया है परछाई वाले, शैडो बेस्ड क्वेश्चन, परछाई आधारित प्रश्न दिशा दूरी में। मैंने क्या बताया था, आपको समय दिया जाएगा, परछाई कहाँ बनती है, प्रकाश के विपरीत, जहाँ से प्रकाश आ रहा होता है उसके विपरीत। राधा कब चल रही है भाई, सुबह 8 बजे, सुबह 8 बजे मान लो ये है राधा। मैंने हमेशा बताया था कि पहले हम परछाई शैडो फिक्स करते हैं, पहले परछाई फिक्स करते हैं, परछाई पहले बना देंगे कि परछाई कहाँ बन रही है, और उसके हिसाब से मैं इंसान को घुमा दूंगा कि इंसान के किस तरफ बन रही है बात, ठीक है। मान लो ये राधा है, सुबह का समय है, तो सूर्योदय के बाद का समय है, तो सूर्य यहाँ पे कहीं होगा पूर्व की तरफ। पूर्व कैसे होता है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ठीक है, तो पूर्व इस तरफ हुआ इधर पे, तो इसका मतलब सूर्य अगर यहां से आ रहा है तो परछाई कहां बन रही है, यहां पर पश्चिम की तरफ। अरे बात ठीक है। अब राधा की दिशा देख लो भाई कि ये परछाई कहां पड़ रही है, उसके दाहिनी ओर। सोचो अगर राधा ऐसे खड़ी है उत्तर की तरफ इस तरफ, तो परछाई तो देखो इस तरफ बनी है, तो परछाई उसके कहां बनी, बाईं तरफ, तो बाईं तरफ तो नहीं है, परछाई कहां बन रही है, उसके दाहिनी तरफ। अगर राधा ऐसे खड़ी हो जाए पूर्व की तरफ, तो परछाई कहां बन रही है, उसके पीछे, परछाई फिक्स हो गई, परछाई वहीं पे है। अब राधा चाहे ऐसे खड़ी हो चाहे ऐसे, परछाई इधर ही बनेगी। तो ऐसे खड़े हुए तो परछाई कहाँ बनी, इसके पीछे, पीछे नहीं बन रही, दाहिनी ओर बन रही है। अगर ऐसे खड़ी हो जाए राधा इस तरफ मुंह करके पश्चिम की तरफ, तो परछाई कहाँ बन रही है, उसके सामने, बट सामने नहीं बन रही है, कहाँ बन रही है, दाहिनी ओर। और राधा अगर ऐसे खड़ी हो जाए तो परछाई कहाँ बन रही है, उसके दाहिनी ओर, ठीक है। तो इसका मतलब राधा किस दिशा की ओर खड़ी है, मुंह करके इस तरफ। अरे है कि नहीं, और ये कौन सी दिशा है, दक्षिण। बात ठीक, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। ऐसे सिंपल क्वेश्चन तो बिल्कुल मतलब तुरंत करने हैं। और जब भी कभी आसान क्वेश्चन आए, आसान क्वेश्चन में 10-20 सेकंड एक्स्ट्रा दे देना, क्योंकि गलती हम हमेशा आसान क्वेश्चन में ही करेंगे, ठीक है। आसान क्वेश्चन आते कि बिल्कुल चढ़ गए आसान क्वेश्चन के ऊपर कि अरे तुरंत जल्दी से सही कर दें इसको, सारा टाइम बचा ले, नहीं। आसान क्वेश्चन आए 10-20 सेकंड एक्स्ट्रा दे दो कि ये तो सही होना ही चाहिए, सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सिली मिस्टेक की वजह से आदमी 1-2 नंबर से एग्जाम से बाहर हो जाता है, पूरा साल चला जाता है, पूरा अटेम्प्ट चला जाता है, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन को हम और सावधानी पूर्वक करेंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, दी गई श्रृंखला में गलत पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। संख्या क्या है, 10, 14, 28, 32, 64, 68, 132। अब देखो ना आप,
मैंने बताया था जब भी कभी सीरीज वाले क्वेश्चन है, श्रृंखला वाले, तो हमेशा देखो कि क्या लगातार बढ़ रही है, क्या लगातार घट रही है, या बढ़ रही है घट रही है, बढ़ रही घट रही है, ऐसे हिचकोले लग रही है। तो लगातार बढ़ रही है, लगातार घट रही है तो बढ़िया है, टेंशन नहीं है। अगर ऐसे ऐसे वाली है, इसका मतलब या लगातार बढ़ रही है, घट रही, बढ़ रही, घट रही, तो ऐसा हो सकता है कि वह एकांतर श्रृंखला हो। अरे बात समझ में आई? ठीक। अब देखो ये लगातार बढ़ रही, 10, 14, 28, 32, 64, 68, 132, बहुत बढ़िया। अब मैंने क्या देखा कि 10 से 14 तक तो धीमे बढ़ी और 14 का डबल हो गया, फिर 28 से 32 धीमे बढ़ी, 32 का डबल हो गया। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, 14 माइनस 10 कितना होता है, प्लस का 4। 14 माइनस 10 प्लस 4 होता है 10 प्लस 4 14। और यहां पे क्या हो गया, 14 गुणे 2। तो मैं देख रहा हूं कहीं ये पैटर्न तो नहीं है कि पहले 4 जोड़ा फिर 2 का गुणा किया, फिर 4 जोड़ा फिर 2 का गुणा किया, कहीं ऐसा तो नहीं है। तो देखें यहां भी देखो आप, 32 माइनस 28 प्लस का 4, 32 गुणे 2 64, या 64 बटे 32 2, 28 बटे 14 2। अरे बहुत बढ़िया यार, प्लस 4 गुणे 2, प्लस 4 गुणे 2, ये पैटर्न मिल गया हमको। 68 माइनस 64 प्लस 4, 64 4 68। अरे वाह, वेरी गुड। तो यहां भी हमको जो है, यहां भी हमको 2 से गुणा करना चाहिए। तो यहां पे आ जाएगा 68 गुणे 2, 2 8 16, 2 6 12 13, 136 आना चाहिए था। और यहां पे दिया क्या है, 132। तो इसमें क्या पता करना है, गलत पद ज्ञात कीजिए। तो हाँ भाई यही गलत है, 132 नहीं होना चाहिए, डी ऑप्शन हो गया। होना चाहिए था वहां पर, अगर वो पूछ ले कि सही पद कौन सा होना चाहिए था, तो सही पद होना चाहिए था 136। बात ठीक है। तो सीरीज का भी सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18। ठीक, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल। एक पुस्तक विक्रेता के पास कुल 187 पुस्तकें हैं। पुस्तक विक्रेता के पास कुल कितनी है, 187, जिनमें 3 प्रकार की पुस्तकें टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी शामिल हैं। तो आप माना टाइप ए टाइप की ए किताबें हैं, टाइप बी टाइप की बी किताबें हैं, टाइप सी टाइप की सी किताबें। अरे बात ठीक है, मतलब ये किताबों की संख्या हो गई। ए टाइप वाली जो है वो ए हैं किताबें, बी टाइप वाली बी किताबें हैं, सी टाइप वाली सी किताबें हैं। ठीक है, टाइप ए और टाइप बी पुस्तकों की संख्या का अनुपात 5/2 है। तो ये हमको दिया है उसने, ए बटे बी कितना है, 5/2। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, वह 75 टाइप ए पुस्तकें, 26 टाइप बी पुस्तकें और टाइप सी की आधी पुस्तकें बेच देता है। अरे बाप रे बाप, तो उसने किताब बेच दिया है। तो अगर उसने ए की 75 किताबें बेच दी तो ए की कितनी किताबें बची, तो अगर मैं बची किताबें निकालूं तो ए की कितनी बची, टोटल जितनी थी उसमें से 75 चली गई, इतनी बची ए की। अरे है कि नहीं। बी की 26 बेच दी तो बी की जितनी किताबें थी उसमें से 26 माइनस कर दिया। अरे है कि नहीं। और सी की आधी बेच दी तो जितनी सी थी उसकी आधी बेच दी, सी की आधी बेच दी तो बची कितनी, आधी ही तो बची। अरे है कि नहीं। तो सी की बची C/2 किताबें। कोई समस्या यहां तक? ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इस देखो इन क्वेश्चन की सबसे अच्छी और खूबसूरत बात होती है मैथमेटिक्स में, स्पेशली क्वांट में, कि जो बोलता जाए अनुपात में, प्रतिशत में, लाभ हानि में, समय तथा कार्य में, चाल दूरी समय में, कि जो बोलता जाए वो करते जाओ। तो जो बोलता जाए वो करते जाना है हमको, कोई टेंशन नहीं है। ठीक बात है। अब क्या बोल रहा है, इसके बाद बिना बिकी टाइप ए पुस्तकें और बिना बिकी टाइप सी पुस्तकों की संख्या का अनुपात 3/2 हो जाता है। तो भैया कितनी किताबें नहीं बिकी हैं ए वाली, वो नहीं बिकी हैं A-75। इतनी किताबें तो बची जो बिक गई, उसके अलावा जो बची वही है ना बिकी वाली। और बिना बिकी टाइप सी पुस्तकों की संख्या क्या अनुपात, अच्छा बिना बिकी टाइप सी पुस्तकें कितनी है, C/2, इनका अनुपात बोल रहा है 3/2। तो बिना बिकी पुस्तकों की कुल संख्या कितनी है, मतलब मुझे इन सब का योग ज्ञात करना है। अब देखो इसमें 3 चर हैं, 3 वेरिएबल्स हैं, 3 अननोन हैं, 3 चीजें हैं जिनके बारे में जिनकी संख्या मुझे नहीं पता है, ए बी और सी। अरे बात ठीक है। तो मैं क्या करूं कि जब भी कभी बहुत ज्यादा वेरिएबल होते हैं, बहुत सारे चर होते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी किसी क्वेश्चन में, तो हम किसी एक के रूप में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं।
और किसी एक का मान निकाल लेते हैं और उससे हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलो करके देखते हैं। तो देखो पहली बात तो अगर इसको आप सॉल्व करो, a माइनस 75, तो ये c 2 ऊपर चला जाएगा, 2a माइनस 75 अपॉन c बराबर 3/2। मैं चाहता हूं कि मैं सारे a b c सबको मैं किस में कन्वर्ट कर लूंगा, मैं सबको कन्वर्ट कर लेता हूं a के फॉर्म में। मान लो किसी में भी, आप a में कर सकते हो, b में कर सकते हो, c में कर सकते हो, और दिए हुए रिलेशन से आपको मान मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा कुल पुस्तकों की संख्या बोली है उसने 187, तो टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, तीनों की संख्या कितनी है 187, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में पहली लाइन में। ठीक है, अब आप यहां से देखो तो अगर आप c का मान देखो तो c इधर आ जाएगा 3c/2 बराबर 2 टाइम्स a माइनस 75, यहाँ से 2 इधर चला जाएगा, c बराबर 2 गुणे 2 4, 4/2 a माइनस 75। तो एक तो मुझे ये c का मान मिल गया a के टर्म में, अरे मिल गया कि नहीं मिल गया, और इधर से b बराबर, b इधर चला जाएगा तो b गुणे 5/2 बराबर a, या b बराबर ये 2 इधर चला जाएगा 2a/5। तो अब मुझे क्या मिल गया, c का मान a के टर्म में मिल गया और b का मान a के टर्म में मिल गया। अब ये जो इक्वेशन है इसमें मैं c का मान a के टर्म में, b का मान a के टर्म में, तो ये पूरी इक्वेशन में केवल a रहेगा, ये एक चर वाला रैखिक समीकरण हो जाएगा। पूरी इक्वेशन में केवल एक अननोन है, केवल एक चीज का मान नहीं पता तो निकल आएगा। चलो देखते हैं क्या आ रहा है। हाँ, a प्लस बी प्लस सी बराबर 187, यहाँ से b का मान था 2a/5, तो b बराबर था 2a/5 और c बराबर था 4/3 a माइनस 75। यहाँ पे पुट कर दो a प्लस b की जगह रख दो आप 2a/5, c की जगह आप पुट कर दो 4/3 a माइनस 75 बराबर 187। अरे बात ठीक है। अब आप देखो एलसीएम ले लो, यहाँ कुछ नहीं है, 1, 5 और 3 का एलसीएम, दोनों अभाज्य संख्याएं हैं तो इनका एलसीएम इनका गुणनफल हो जाएगा। अरे है कि नहीं है, 5 दिया 15। आप कैसे करेंगे, 15/1, 15 गुणे a, ऐसे तो करते हैं, फिर 15/5, 3 आया और उसका ऊपर वाले में गुणा कर दिया, 3 × 2a 6a, 15/3 5, 5 का ऊपर वाले में गुणा कर दिया, 5 × 4 20, और ये जो गुणनमेय था वो तो था ही बराबर 187। तो यहाँ से हो जाएगा 15a प्लस 6a 21a प्लस 20 का गुणा अंदर कर दो 20a, और ये प्लस का 20 गुणा होगा माइनस में, तो माइनस 20 गुणे 75, 75 दूनी 150, 1500 बराबर 187 गुणे 15। तो 21a प्लस 20a हो जाएगा 41a बराबर 187 गुणे 15, 15 7 105, 5 यहाँ से लगा 10, 15 8 120, 10 130, 0 यहाँ से लगा 13, 28, ये इधर आ जाएगा प्लस का 1500। तो यहाँ से 41a बराबर 2805 प्लस 1300, 2810 3800, 4305, तो a बराबर 4305/41। और जनरली किताबें तो दशमलव में तो बेचोगे नहीं कि पन्ना फाड़ के फेंक दिया, तो ऐसा तो करेंगे नहीं हम, है ना। तो ये पूरी तरह से भाग जाना चाहिए, और ये अभाज्य संख्या है 41, तो इसमें किसी और का भाग जाएगा नहीं, ये कटेगा नहीं, तो आप डायरेक्टली डिवाइड करके देखो। तो a बराबर 41 × 41 बचा 2, 20 बचा ना, तो कुछ भाग नहीं जाएगा, 0, 205, 41 × 5 205। तो यहाँ से आपकी a की वैल्यू आ गई 105, a आ गया 105, तो b बराबर था 2a/5, तो b हो जाएगा 2/5 गुणे 105, 21 पंचे 105, b बराबर हो गया 42। अरे ठीक है यार, c का मान देखो, c कितना था 4/3 a माइनस 75। ठीक है, तो c बराबर 4/3, a की जगह है 105 माइनस 75, कितना बचा 30, 3 दाम 30, c बराबर 40। और देखो a b c तीनों का योग 187 था, बस चेक करने के लिए कि हमारा आंसर ठीक है कि नहीं, तीनों का योग 87 होना चाहिए। 105 प्लस 40 145 और प्लस 42, 45 2 47 और 40 187, इसका हमारा आंसर ठीक है। अब पूछ रहा है कि कितनी बची हुई किताबें हैं। ठीक है, तो कितनी बची हुई किताबें हैं देख लो भैया,
ये थी बची हुई किताबें, तो यहाँ पे अगर आप वैल्यू पुट कर दो, मैं यहीं पे पुट कर देता हूँ। ए का मान कितना आया है? ए का मान आया है 105, ए का मान आया है 105, तो ये हो जाएगी वैल्यू 105, या ऐसे कर लो, ए का मान आया है 105, तो ए की जगह हम पुट कर देंगे 105। बी का मान आया है 42 और सी का मान आया है 40, यही तो है, बी का 42 और सी का 40, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करो, तो 105 माइनस 75 कितना बचा? 30, प्लस 42 माइनस 26 कितना बचा? 16, और 40/2 कितना बचा? 20। तो 30 प्लस 20 50, 50 प्लस 16 66। इसका मतलब कुल कितनी किताबें बची? 66। अगर वो पूछता कि कितनी बिकी हैं तो 187 माइनस 66 कर देते आप, 121 आ जाता, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना कि पूछ क्या रहा है, बिकी हुई किताबें कि ना बिकी हुई किताबें। तो ना बिकी वाली पूछ रहा है, तो आंसर कितना आ गया? 66। हमें स्टार्टिंग से ही पता होना चाहिए कि हमारी बिल्कुल नज़र बिल्कुल अर्जुन की बिल्कुल आंख की तरह, मछली के बिल्कुल अर्जुन के तीर की तरह मछली की आंख पर, कि हमको चाहिए क्या। जब हमको ये पता है कि हमको चाहिए क्या, ना बिकी वाली किताबें, तो बस मेरा उसी पे ध्यान था पूरी तरह से। बस मुझे क्या चाहिए था, यहाँ ए बी सी सब था, तो मैंने कहा कि जब बहुत सारे चर होते हैं तो हम किसी एक में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर कुछ ना कुछ ऐसा रिलेशन दिया जाएगा कि उससे आप उस एक का मान निकाल सकते हो। जब एक का निकल गया तो बाकी लोग का भी निकल सकता है, क्योंकि आपने उसके फॉर्म में निकाला है, और उसको यहाँ पे पुट कर दोगे, यू विल गेट योर आंसर। अरे बात ठीक है, कोई समस्या? ठीक, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है अगर आप देखो तो, ठीक है। ध्यान से इस क्वेश्चन से हमें क्या सीखने को मिला, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न आएंगे एग्जाम में, 100% है, मतलब कोई डाउट ही नहीं है कि इस तरह के क्वेश्चन ना आए। क्यों? क्योंकि भैया मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ऐसे ही क्वेश्चन है, तो आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक बात है, ठीक है। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 देखो आप। अमर के घर का मुख पूर्व की ओर है, तो उसका घर पूर्व किधर होता है? ये देखो आप, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो अमर के घर का मुख पूर्व की ओर है, वह अपने घर के पिछले हिस्से से, तो घर पूर्व की ओर है, तो पिछला हिस्सा किधर हो गया? पश्चिम। वहां से सीधे 50 मीटर चलता है, तो यहां से ये चला सीधे 50 मीटर। अरे ठीक है, अब इसके बाद क्या किया? फिर वह दाएं मुड़ता है। अब देखो ये ऐसे जा रहा है, दाएं मुड़ा, दायां इस तरफ हुआ ना, मतलब कहां? उत्तर की तरफ जा रहा है। दाईं ओर मुड़ा और 50 मीटर गया। अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है। अब देखो अब इधर जा रहा है, बाईं ओर किधर हो गया? पश्चिम की तरफ। तो अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। कम से कम ऐसा बनाना कि 50 से थोड़ा आधा दिखे। अच्छा ये देखो, इसका क्या था? प्रारंभिक बिंदु। और रुक जाता है, ये अगर रुक गया तो ये इसका क्या हो गया? अंतिम बिंदु। अरे है कि नहीं है? अगर अपने शुरुआती बिंदु से वह किस दिशा में, शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है, मतलब जहां से खड़े होके देख रहे हो उससे किधर है, तो तुम पहले इधर पे खड़े हो जाओ, प्रारंभिक बिंदु पर। अरे खड़े हो गए कि नहीं खड़े हो गए? और इस खड़े हुए बिंदु से देखो प्रारंभिक से अंतिम की दूरी किधर पे है, किस दिशा की ओर है? इस तरह से। ये कौन सी दिशा हुई? ये दिशा हुई ये वाली दिशा। अरे है कि नहीं? और ये दिशा कौन सी है? उत्तर पश्चिम। और ये क्या बोल रहा है? उत्तर दिशा में। नहीं 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 भाई, उत्तर दिशा में नहीं है, उत्तर दिशा में नहीं है, उत्तर पश्चिम दिशा में है, नॉर्थ वेस्ट में है। तो एक वाले सारे ऑप्शन गलत हो गए। अब दूसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं। राहुल अपने घर से निकलता है, इधर पे कर लेते हैं इसको, ये इधर पे। हाँ, राहुल अपने घर से निकलता है, वह पहले उत्तर पश्चिम दिशा में 50 मीटर चलता है। ठीक है, इस तरह से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है, तो राहुल कहाँ जा रहा है? पहले उत्तर पश्चिम दिशा में 50 मीटर चलता है। उत्तर पश्चिम दिशा में मतलब वो इधर कहीं जाता है पहले 50 मीटर।
अरे है कि नहीं, या आप अलग से बना लो। ठीक, उत्तर पश्चिम दिशा में 50 मीटर जाता है, यहाँ पे है वो, और यहाँ से इस तरफ गया 50 मीटर। उत्तर पश्चिम दिशा क्या होती है, ये वाला जितने भी कोण होते हैं ये वाले, ये कौन सा कोण, ये कौन सी दिशा हो गई, उत्तर पूर्व। ये कौन सी हो गई, दक्षिण पूर्व। ये कौन सी हो गई, दक्षिण पश्चिम। ये कौन सी दिशा हो गई, उत्तर पश्चिम। ये सारे कोण बराबर होते हैं और कितना डिग्री होता है, 45 डिग्री। अरे है कि नहीं है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, फिर दक्षिण पश्चिम दिशा में 50 मीटर चलता है। दक्षिण पश्चिम दिशा कौन सी हो गई, ये वाली, मतलब यहां से वह दक्षिण पश्चिम, मतलब सोचो ये कोण कितना है, और ये सारे कोण 90 होते हैं, ये सारे कोण 90 है ना। तो अगर वो दक्षिण पश्चिम दिशा में जाता है तो दक्षिण पश्चिम दिशा मतलब यहां से 90, 50 मीटर। अरे है कि नहीं, ये कोण 90 डिग्री। फिर क्या हो रहा है, इसके बाद वह दक्षिण पूर्व दिशा में 50 मीटर चलता है। दक्षिण पूर्व मतलब ये सारे कोण 90 हैं भाई एक दूसरे से, जितने ये बीच वाले कोण है ना, ये सारे एक दूसरे से 90 बनाते हैं। ये दक्षिण पूर्व में चलता है 90 डिग्री, इस तरह से 50 मीटर चलता है। इस तरह से 50 मीटर, और ये कोण भी कितना, 90 डिग्री। तो अब ये है इसका प्रारंभिक बिंदु, ये है इसका अंतिम बिंदु। पूछ क्या रहा है, वह अपने घर की ओर मुड़ता है, अब वह किस दिशा में जा रहा है। अब भैया ये बताओ, अगर वो अपने घर की तरफ मुड़ा तो उसको इधर जाना पड़ेगा बिल्कुल। ये आपको ऐसा लग रहा है क्या कि अगर इसको घर जाना होगा तो इस तरह से इस तरफ जाना पड़ेगा। आपको ये दिख रहा है क्या कि यह एक क्या बन गया, एक समांतर चतुर्भुज टाइप का बन गया। एक वर्ग है जो थोड़ा सा हिला दिया, इसको सीधा कर लो। सम चतुर्भुज, रोम्बस, सारी भुजाएं बराबर, और ये सारे कोण क्या है, 90 डिग्री, इसलिए ये क्या बन गया, एक वर्ग टाइप का बन गया। तो सामने आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी और क्या होंगी, समांतर। तो अगर इसको घर जाना है तो पहली बात तो वो इस दिशा में जाएगा, और कितना होगा, 50 मीटर। और चूंकि ये सारे कोण आधार से कितने हैं, 45 डिग्री, तो ये भी आधार से कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो ये अगर पूर्व दिशा है और ये उत्तर दिशा है, तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी, उत्तर पूर्व। देख लो, इस तरह की ये वाली दिशा बन जाएगी। अरे है कि नहीं है, बिल्कुल ये वाली दिशा बन गई, है कि नहीं। क्यों, ये वाली दिशा दक्षिण पश्चिम के समांतर है बिल्कुल। ये दक्षिण पश्चिम को अगर आप ऐसे उठाओ तो ये बिल्कुल इसके समांतर होगी, तो ये दक्षिण पश्चिम के समांतर, तो कौन सा हो जाएगा, उत्तर पूर्व। ऑप्शन में क्या बोल रहा है, तो वह उत्तर पूर्व दिशा की ओर बढ़ता है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, इसलिए उत्तर हो गया। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, केवल 2। हाँ ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। समझ में आ गया, तो सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24। अच्छा, एक सिनेमा हॉल में शुक्रवार को धुरंधर नाम की एक नई फिल्म रिलीज हुई है, ठीक है। तो धुरंधर आपने ना देखी हो तो देख लो, रहमान बलोच को, ठीक है। अब देखो ना, अक्षय खन्ना की लाइफ भी कितनी इंस्पिरेशनल है। अब देखो, ये बात सच है कि ये दुनिया उगते सूरज को सलाम करती है। अभी तक अक्षय खन्ना को कोई नहीं पूछ रहा था, फिर एक मूवी आई धुरंधर, उसमें उसका कैरेक्टर था रहमान डकैत का, रहमान बलोच का, और वो इतना फेमस हो गया कि पूरी दुनिया केवल अक्षय खन्ना कर रही है। मीम आते हैं कि उसको ऑस्कर दे दो। तो ये हमें दिखाता है कि अगर आपका अभी लग रहा है कि अरे बहुत पढ़ाई हो रही है, बहुत संघर्ष है, पेपर में अच्छे नंबर नहीं आ रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, दुनिया केवल आपका नाम लेगी, बाकी सबको भूल जाएगी, ठीक है। तो अक्षय खन्ना इज़ अ वेरी बिग एग्जाम्पल धुरंधर मूवी में, ठीक है। थिएटर चलाने की लागत 20,000 रुपये प्रतिदिन है। तो अगर थिएटर चलाने में आपको खर्चा देखो आप, तो अगर मैं खर्च देखता हूँ तो एक दिन का खर्चा है 20,000 रुपये। 20,000 रुपये तो चलाने का खर्चा है, साथ ही प्रति शो 10,000 रुपये का अतिरिक्त खर्चा आता है, और एक शो का खर्चा कितना है, 10,000 रुपये प्रति शो। तो जितने शो होंगे उतना खर्चा। तो अभी हम देखेंगे कितने शो हैं। थिएटर में 180 सीटें हैं, वहाँ कुल 3 शो आयोजित किए गए। तो अगर 3 शो आयोजित होते हैं एक दिन में, सुबह दोपहर शाम, तो एक दिन का कुल खर्चा कितना हो जाएगा, 20,000
प्लस 10,000 गुणे 3, 30,000, तो 30 और 20 50,000 रुपये। तो 50,000 रुपये का खर्चा हो गया, ठीक है। वहाँ कुल जिनमें पहले 2 शो के लिए टिकट की कीमत 400 रुपये प्रति सीट और आखिरी शो के लिए 300 रुपये प्रति सीट थी, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर एक दिन में 3 शो हैं तो कुल कितने लोग अधिकतम आ सकते हैं? 180 सीट, 180 और 180, अरे है कि नहीं है? तो कुल 540 लोग आ सकते। कुल संख्या है जो मैक्सिमम, अगर हाउसफुल हो तीनों, हाउसफुल मतलब पूरा एक भी जगह खाली नहीं है, एक भी सीट खाली नहीं है, तो कुल 540 लोग एक दिन में पिक्चर देखेंगे। अब बोल क्या रहा है, यदि सभी शो को मिलाकर कुल उपस्थिति 90% रही है, सभी शो को मिलाकर मतलब कुल 540 हो सकती थी, पर रही कितनी है उपस्थिति? तो उपस्थिति रही है 540 का 90/100, 9 चौको 36, 9 पन्ना 45, 3 48, तो कुल 486 लोगों ने पिक्चर देखी, 540 देख सकते थे, ठीक बात है। तो अधिकतम कितना लाभ संभव है यार? अधिकतम कितना लाभ संभव है? अब बस यही एक सोचने की बात थी। और कितना टाइम लगेगा सोचने में? भाई देखो, पहले 2 जो शो थे उनकी टिकट महंगी थी, तो अगर मुझे अधिकतम लाभ चाहिए तो मैं ये चाहता हूं कि 486 जो लोग आए हैं ना टोटल देखने, पहले 2 शो मेरे हाउसफुल हो जाए, तीसरे शो की टिकट कम है तो उसमें थोड़े से कम लोग भी आ जाएंगे तो ठीक है, बट मेरा मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। तो एक बात बताओ, तो अगर ये है पहला शो, तो पहले शो में तो 180 लोग आ जाएं, पहले शो में, फर्स्ट शो, ये हो जाएगा सेकंड शो और ये हो जाएगा थर्ड शो। फिर मैं चाहता हूं कि भाई दूसरे शो में भी 180 आ जाए, तो 180 और 180 360 लोग मूवी देख चुके हैं। देखने कितनों को है मूवी? 486 को। तो अब कितने लोग देख सकते हैं थर्ड शो में? 486 माइनस 360, कितना बचा भाई? 6, 126 लोग। मतलब पहला शो जिन लोगों ने देखा, प्रथम शो, द्वितीय शो और तृतीय शो, तो प्रथम शो देखने वाले हैं 180, द्वितीय वाले 180 और तीसरे वाले 126, ठीक है। तो अगर आप सिनेमा हॉल की कमाई देखो आप, तो पहले शो में एक शो की टिकट का कीमत था 400, इसमें भी एक सीट की कीमत 400 थी और थर्ड में एक शो की कीमत 300 रुपये, ठीक है। तो आप इसकी कुल अगर आप देखो, कुल आय सिनेमा हॉल की, ठीक है, कितना हो गया? 0 0 0 18 चौको 72, 72,000, 72,000 और यहाँ पे 0 0 3 18, 3 दूनी 6 1 7, 3 1 कम 3। तो पहले शो से 72,000 रुपये, दूसरे शो से 72,000 रुपये और तीसरे शो से 37,800। तो एक दिन में जब तीनों शो चल रहे हैं और इतने लोग आए हैं तो कुल कमाई कितनी हो गई? 0 0 8 7 2 9 2 11, एक हाथ से लगा 1 4 7 11 7 18, 1,81,800 रुपये। तो कुल कमाई हो गई एक दिन की सिनेमा हॉल की कितनी? 1,81,800। अच्छा, लाभ क्या होता है? कुल आय माइनस व्यय या खर्च। कुल कितना आया और कितना मेरा चला गया, ये तो मेरा लाभ हुआ। तो कुल आया कितना है मेरा? 1,81,800 और एक दिन में जब मैं 3 शो चला रहा हूं तो मेरा खर्चा कितना है एक दिन का? 50,000 रुपये। तो कितना हो गया? 1,31,800 रुपये। ये मेरा हो गया कुल लाभ, 1,31,800। कोई ऑप्शन है? देखो भाई, कौन सा ऑप्शन है? हाँ, ए ऑप्शन, 1,31,800। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। बस आपको ये सोचना था कि अधिकतम लाभ कब हो सकता है। तो अधिकतम लाभ कब हो सकता है कि जो महंगे वाले शो हैं, जिनकी टिकट महंगी है, वो पूरे हाउसफुल रहें और जो सस्ती वाली है उसमें कुछ लोग नहीं भी आए तो भी चलेगा। बात ठीक है? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। अब देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। मैंने आपको जब क्लास में पढ़ाया है तो सीरीज किस तरह के मैंने 5-6 क्वेश्चन किए हैं और मैंने कहा था कि यूपीएससी को मोहब्बत है इस क्वेश्चन से, इस तरह के क्वेश्चन से। हर साल वो एक क्वेश्चन तो पूछता ही है, ऐसा 2-3 भी पूछ सकता है। फिर मैंने आपको बहुत सारे फैक्टर करके बताए थे क्लास में जब मैंने पढ़ाया था आपको कि अगर 18 हो तो आपको इनको कितने ग्रुप में तोड़ सकते हो, 3 गुणे 6 में या 6 गुणे 3 में, 3 के 6 समूह या 6 के 3 समूह।
20 पद हैं तो क्या करते हैं, 5 5 के 4 समूह, 4 4 के 5 समूह, ऐसे बताया था। तो मैंने कहा था सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, इसमें गिनती कर लेते हैं कितने पद हैं और रिक्त पदों को गिन लेते हैं। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 है। अब देखो 20 पद को मैंने आपको लिखवाया भी है क्लास नोट में, अगर नहीं है तो देखना उसको। मैंने लिखवाया था कि 20 को आप कैसे तोड़ सकते हो, या तो आप इसको तोड़ो 5 5 के 4 समूह में, मतलब 4 समूह बनेंगे और हर समूह में कितने पद बनेंगे, 5 पद होंगे। या फिर इसको क्या करो 4 4 के 5 समूह, ठीक है, मतलब 5 समूह हैं और हर समूह में कितने हैं, 4 पद। बिल्कुल ऐसे समझो कि 20 स्टूडेंट हैं और उसको मुझे ग्रुप्स में तोड़ना है, समूह में, और ऐसे ग्रुप्स में तोड़ना है सच दैट ईच ग्रुप शुड बी हैविंग इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब हर एक समूह में जो स्टूडेंट्स हैं या छात्र हैं उनकी संख्या समान हो। तो मैं कैसे करूंगा कि 5 ग्रुप बना दूं और हर ग्रुप में 4 4। फिर मैंने कहा तब ये चुने कि ये चुने 4 4 के 5 समूह या 5 5 के 4 समूह। इसके लिए मैं क्या करूंगा, हिट एंड ट्रायल, कोशिश करके देख लेते हैं, ट्राई करके आंसर मिल जा रहा तो बढ़िया, नहीं है तो कोई बात नहीं। देखो तो 4 4 के 5 समूह, तो देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 5 समूह बन गए, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको कि अब देखो इसमें जो सबसे ज्यादा भरा है उसको पहले देखो, इसमें 3 भरे, इसमें 3 भरे, इसमें 3 भरे, इसमें 3 भरे, तो हर 3 भरे वाला मुझे एक इंडिकेशन देगा, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा भरा हुआ है, 4 में से 3 भरे हुए तो इंफॉर्मेशन देगा। अब देखो यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे ए खत्म हुआ, ए के बाद बी आ गया, तो ये बिल्कुल मैंने बताया था आपको ए बी सी डी, ये बिल्कुल चक्र की तरह चलता है। तो ए के बाद क्या आ गया, बी, बी के बाद क्या आना चाहिए, सी, और सी के बाद डी, बी के बाद क्या आया, सी, सी के बाद क्या आया, डी। ये एक पैटर्न है, जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में यही हो, इसमें ये पैटर्न मिल रहा है। यहाँ पे डी ए के बाद बी, जो खत्म हो रहा है देखो यहाँ पे ए बी सी डी, डी खत्म हो गया, डी से शुरू हो गया, डी ए बी सी, सी खत्म हुआ तो यहाँ पे सी होगा, सी के बाद शुरू होगा सी डी ए बी, बी खत्म हुआ तो बी से शुरू हुआ, बी के बाद बी सी डी ए के बाद खत्म हुआ तो ए से शुरू होगा, ए बी सी डी, तो ये भर गए। तो हमारा आंसर क्या आ गया, डी बी सी बी डी सी, डी बी सी बी डी सी, कौन सा ऑप्शन है, अच्छा डी ऑप्शन, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई समस्या ही नहीं है इसमें, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। 2000 से बड़ी उन पूर्णांक संख्याओं की संख्या जिन्हें अंक का उपयोग करके बनाया जा सकता है, जिनमें प्रत्येक अंक का उपयोग ज्यादा से ज्यादा एक बार किया गया हो, ठीक है। तो 2000 से बड़ी कितनी संख्याएं हो सकती हैं, तो 2000 से बड़ी संख्याएं होंगी तो संख्याएं या तो क्या हो जाए, या तो 4 अंकीय बन जाएं, या तो 4 अंकीय संख्याएं हो जाए। अच्छा संख्याएं हैं कितनी, 1 2 3 4 5 6, तो और अधिकतम मैं हर एक संख्या को एक ही बार यूज कर सकता हूं, तो ऐसा नहीं हो रहा है कि मैं संख्या को रिपीट करूं, पुनरावृत्ति संख्या की मना है, रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। अरे बात ठीक है, तो हर संख्या को मैक्सिमम एक बार यूज कर सकते हैं। तो अगर इन सब संख्याओं को एक साथ लेके भी संख्या बनाई तो अधिकतम आप कितनी संख्या बना सकते हो, 6 संख्याएं, ठीक है। तो 4 अंकीय संख्या हो गई, 5 अंकीय संख्या बना सकते हो और 6 अंकीय संख्या बना सकते हो, ठीक। अब सोचो एक 4 अंकीय संख्या है, अगर इकाई के स्थान पर इनमें से 0 आ गया तो ये संख्या तो 3 अंकी बची, 2000 से बड़ी नहीं होगी। या इकाई के स्थान पर अगर 1 आ गया, सोचो यहाँ पे 1 है तो ये संख्या 1000 कुछ होगी, वो भी 2000 से छोटी नहीं होगी। तो 2000 से छोटा होने के लिए इस संख्या में यहाँ पे 0 और 1 नहीं आ सकता, इसके अलावा कुछ भी है 2 आ जाए, इसके अलावा कोई भी संख्या है कि अब 2 दोबारा तो आ नहीं सकता, कोई भी संख्या आएगी ये 2000 से बड़ी ही होगी संख्या, अरे है कि नहीं। तो इकाई के स्थान पर यहाँ पर क्या होना चाहिए, 0 और 1 नहीं आ सकता। टोटल 1 2 3 4 5 6 लोग हैं, 6 में से 2 नहीं आ सकते, तो कितने तरीके से आ सकते हैं, 4। तो इस स्थान को 4 तरीके से आप भर सकते हो। अरे बात ठीक है, कोई समस्या। अब यहाँ पे कहीं भी 0 आए कोई मना ही नहीं है, तो इन 6 संख्याओं में जो एक यूज हो गई वो यहाँ पर नहीं आएगी, अरे है कि नहीं, वो यहाँ पर नहीं आएगी।
जो एक यूज हो गई। तो 6 में से बची कितनी, ये स्थान आप भर सकते हो 5 तरीके से। अरे है कि नहीं, ठीक है। अब 6 में से 2 यूज हो गई हैं, बची कितनी, 4 संख्याएं, तो इस स्थान को आप 4 तरीके से भर सकते हो। और ये स्थान, यहाँ पे 3 संख्याएं यूज हो गई हैं 6 में से, तो जितनी प्रयोग हो गई हैं वो यूज नहीं हो सकती दोबारा, क्योंकि अधिकतम एक बार कर सकते हो। तो इस स्थान को कितने तरीके से भर सकते हो आप, 3 तरीके से। और मैंने आपको बताया था गुणन और जोड़ का सिद्धांत। क्या बताया था, जब ये और ये और ये और ये होता है, एंड मतलब ये स्थान भरा, एंड ये स्थान भरा, एंड ये स्थान भरा, एंड ये स्थान भरा, जब सब कुछ भर दिया तब क्या हो रहा है, तभी हमारी संख्या बनेगी। तो जब भी एंड होता है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, गुणा। इसका मतलब 4 अंक की संख्याएं कितनी बन सकती है जो 2000 से बड़ी हैं, 4 पंचे 20, चौको 80, त्रिका 240। अरे वाह, ठीक है। तो 2000 से बड़ी इन संख्याओं से मिलकर 240 संख्याएं बनेंगी। फिर 5 अंक की संख्याएं देख लो भाई। अब यहां पर इकाई के स्थान पर 0 नहीं आ सकता, 0 आ गया तो 5 अंक की संख्या बनेगी नहीं, तो 6 में से 0 को यूज नहीं कर सकते, तो इस स्थान को आप कितने तरीके से भर सकते हो, 5 तरीके से। अब 6 में से जिसको यूज कर लिया आपने वो यहां पे नहीं आ सकता, और 0 आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 में से अब कितनी संख्याएं बची, 5, जो एक यूज हो गया वो यहां नहीं आ सकता, इसको कितने तरीके से भर सकते हो, 5। फिर यहां पे 6 में से 2 यूज हो गई, बची कितनी, तो इसको 4 तरीके से भर सकते हो, इसको 3 तरीके से और इसको 2 तरीके से। अरे बात समझ में आई। और ये भी आपस में क्या हो जाएगा, गुणा, जैसे अभी मैंने गुणन का प्रिंसिपल बताया। 5 25, चौको 100, 100 त्रिका 300, 300 इंटू दूनी 600। मतलब कुल 5 अंकी संख्याएं जो 2000 से बड़ी होंगी वो कितनी होंगी, 600। अब 6 अंकी संख्याएं देख लो, 0 अगर यहां पर आ गया तो ये 6 अंकी संख्या बची ही नहीं, तो इसको कितने तरीके से भर सकते हो, 5 तरीके से। जो एक संख्या यहां यूज हो गई वो अब यहां नहीं भर सकते, 0 आ सकता है, तो 6 में से कितनी भर सकते हो, इसको 5 तरीके से। यहां 6 संख्याएं थी, 2 यूज हो गई, बची कितनी, 4, 3, 2 और 1। ये सब में गुणन हो जाएगा, कितने हो गए, 5 25, चौको 100, त्रिका 300 दूनी 600। तो कुल 6 अंक की संख्याएं कितनी बची, 600। तो कुल कितनी संख्याएं संभव है, कुल संख्याएं 240 3 अंकी है, 600 4 अंकी है, और 600 ही 5 अंकी संख्याएं, 600 600 1200, 1200 और 200 1440। तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, गणना का मूल सिद्धांत, उसका क्वेश्चन है। और कितना सिंपल है, मैंने क्लास में आपको कितने क्वेश्चन कराए हैं, 1440। बात समझ में आई, कोई समस्या इसमें, ठीक। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं हम लोग। सिलोगिज्म। अरे सिलोगिज्म तो आप सबको आता है, कितना आसान है। मैंने आपको एक बात बताई थी सिलोगिज्म जब पढ़ाया था, क्या बताया था मैंने सिलोगिज्म में आपको, मैंने ये बताया था कि कोई भी चीज़ तभी सही होती है जब वह दुनिया में हर जगह सही है। अगर क्योंकि सिलोगिज्म के क्वेश्चन में, न्याय निगमन के प्रश्नों में बहुत सारी संभावनाएं बन सकती हैं, बहुत सारे डायग्राम्स बन सकते हैं। तो किसी भी कथन को, किसी भी निष्कर्ष को सही होने के लिए उसको हर जगह सही होना पड़ेगा। तो कोई भी स्टेटमेंट आप सही तभी मारोगे जब आप 100% श्योर हो कि ये हर जगह सही है। और अगर तुमको एक भी ऐसा मिल गया डायग्राम जहां पर ये निष्कर्ष गलत, तो फिर वो निष्कर्ष गलत। अरे बात समझ में आई, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को सही होने के लिए हर जगह सही होना पड़ेगा, लेकिन गलत होने के लिए एक डायग्राम काफ़ी है, एक चीज़ काफ़ी है। बात ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, किसके डायग्राम बनाते हैं, और संभावना होने के लिए एक जगह वो चीज़ सही, तो फिर सही है। संभावना क्या है, क्या आप आईएएस बन सकते हैं, हाँ बिल्कुल बन सकते हैं, संभावना तो है ही। क्या आप आईएएस हैं या क्या आप आईएएस बनेंगे, ये हमको नहीं पता भैया, अभी ये रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। क्या आप आईएएस बन सकते हैं, हाँ। संभावना के लिए एक जगह सही तो सही, ठीक है। अधिकतर बाघ शेर हैं, अधिकतर बाघ शेर हैं, मतलब मान लो जनरल स्टेटमेंट कि हाँ भैया बाघ शेर हैं। कोई भी शेर हाथी नहीं है, तो देखो अब शेर हाथी नहीं है तो 2 बना सकता हूं कि भैया शेर या इसको मैं इधर पे बनाता हूं व्हाइट बोर्ड पे। अधिकतर बाघ शेर हैं, अधिकतर बाघ शेर हैं,
कोई भी शेर हाथी नहीं है। बस आप देखो उस स्टेटमेंट को पढ़ो, बाकी सब भूल जाओ। हमको क्या मतलब है, कोई भी शेर हाथी नहीं है, मतलब शेर और हाथी वाला सर्कल आपस में टच नहीं करेगा। तो शेर और हाथी आपस में टच नहीं करेगा, तो या तो हाथी ऐसा हो जाए कि वो बाघ को काटता हुआ चला जाए, बस शेर और हाथी टच नहीं करना है हमको, इतना मतलब है। या क्या हो जाए, हाथी इधर बन जाए। अरे बात ठीक है, ठीक। अब देखो सभी हाथी बंदर हैं, सभी हाथी बंदर हैं कैसे हो सकता है? तो सभी हाथी बंदर हैं मतलब हाथी वाला जो सर्कल है वो बंदर के अंदर आना चाहिए। तो कैसे हो सकता है? या तो भैया ऐसे बन जाए, हाथी सभी हाथी बंदर है, हाथी बंदर, बंदर हाथी में ऐसे आया कि वो बाघ को काटता हुआ चला गया, शेर को टच नहीं किया, संभावना हो सकती है। या ऐसे बना लो जैसे भी हमने बनाया है, हाथी बाघ शेर सभी हाथी बंदर हैं, तो बंदर ऐसे आ जाए कि उसके अंदर हाथी हो जाए और शेर ठीक है, ये हो गया बंदर, बंदर शेर को काटता हुआ चला गया। इधर पे भी सभी हाथी बंदर हैं, तो ऐसे बना लो कुछ, सभी हाथी बंदर हैं। वरना ऐसा भी एक केस हो सकता है, बाघ शेर हाथी और सभी हाथी बंदर हैं, इस तरह से कि बंदर ने किसी को टच नहीं किया। और भी बहुत सारी संभावनाएं बन सकती है, लेकिन हम केवल इतनी संभावनाएं बना रहे हैं अभी। और फिर क्या बोल रहे हैं एंड में, कुछ बंदर गधे हैं। कुछ बंदर गधे हैं का मतलब क्या है कि आपको केवल बंदर और गधे वाला सर्कल टच कराना है, ठीक है। अब देखो मैं इसी एक डायग्राम से कितने डायग्राम बना सकता हूं। या तो गधे ऐसे हो जाएं कि वो केवल बंदर को टच कर रहे हैं, ठीक है, तो ये एक डायग्राम बंदर और गधे। या ऐसा हो सकता है कि बंदर गधे को ऐसे टच करें कि गधे बंदर को ऐसे टच करें कि वो हाथी को भी टच कर रहे हैं, ऐसे हो सकता है। हमको केवल इतना मतलब है कि गधा और बंदर वाला सर्कल आपस में होना चाहिए, वो हाथी को भी टच कर रहा है, ठीक है। बंदर गधे को ऐसे टच कर रहे हैं कि वो बाघ को भी टच कर रहा है, गधे। या फिर ऐसे हो जाए कि गधे बंदर को ऐसे टच कर रहे हैं कि वो सबको कट करते हुए निकल रहे हैं। ऐसी बहुत सारी संभावनाएं बन जाएंगी। ऐसे यहां पे भी हो जाएगा, बंदर और गधे, केवल बंदर गधे टच कर रहे हैं, गधा और किसी को टच नहीं कर रहा है। या फिर क्या हो जाए, गधा बंदर और हाथी को भी टच करने लगा। और क्या हो जाए, बंदर सबको काटता हुआ चला जाए। बहुत सारी ऐसी संभावनाएं हो जाएंगी। गधे गधे बंदर को टच तो कर ही रहे हैं, बाकी सबको भी टच कर रहे हैं। हमको केवल क्या करना है, गधा और बंदर को टच कराना है, ठीक है। इधर भी हो जाएगा, गधे और बंदर, ये गधे हो गए और बंदर गधे ऐसे हों कि केवल हाथी को काट रहे हैं। और क्या हो, गधा और बंदर ऐसे टच कर रहा है कि सबको टच कर रहा है। ऐसे बहुत सारे डायग्राम बन जाएंगे। अरे बात ठीक है। तो ये एक्चुअली एक डायग्राम नहीं है, इसके अंदर 1 2 3 4 डायग्राम बना दिए मैंने, और भी बहुत डायग्राम बना सकता हूं मैं। बात ठीक है, केवल आप उस स्टेटमेंट को देखो कि उसमें कौन टच कर रहा है, कौन टच नहीं कर रहा है, ठीक है। अच्छा, पिछले बार मैं यूट्यूब में एक डिस्कशन ले रहा था, तो किसी बच्चे ने लिखा कि सर जी को इतना टाइम लग रहा है तो हम कैसे करेंगे एग्जाम में। हाँ, तो देखो 2 चीज़ें होती है ना, एक होता है समझाना और एक होता है खुद सॉल्व करना। तो अगर आपकी एनफ प्रैक्टिस होगी, या मैं एग्जाम में करूंगा तो मुझे 1 मिनट चला थोड़ी ना लगेगा, वैसे ही आपको भी नहीं लगेगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना है। आपने 20 25 30 क्वेश्चन लगा रखे हैं, अगर सॉल्व किया है तो तुरंत आप भी कर दोगे, ठीक है। समझाने में ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। हाँ, अब ऑप्शन देखो, कुछ बंदर बाघ हैं, कुछ बंदर बाघ हैं। इधर पे देखो, बंदर और बाघ टच कर रहा है, इधर पे तो सभी बाघ बंदर हो गए। इधर पे कोई, इसमें सभी बंदर बाघ हैं, इसमें तो देखो एक भी बंदर बाघ नहीं है। और मैंने बोला कि कोई भी कथन तभी सही होगा, सॉरी कोई भी निष्कर्ष तभी सही होगा जब वो हर जगह सही। इस वाले केस में तो एक भी बंदर बाघ को टच नहीं कर रहा है, और इसलिए मैं बोलूंगा कि ये वाला जो हमारा स्टेटमेंट है ये क्या है, गलत। तो कथन 1 तो गलत ही हो गया। तो जहां जहां निष्कर्ष 1 लिखा है वो तो गलत हो गया, निष्कर्ष 1 तो गलत ही है। निष्कर्ष 2, कुछ शेरों के बंदर होने की संभावना है। कुछ शेरों के बंदर होने की संभावना मतलब अगर शेर और बंदर किसी भी एक डायग्राम में टच कर जाएं तो संभावना तो है ही।
तो देखो शेर, ये शेर है और ये बंदर, हाथी बाघ शेर, इसमें कहा है शेर, अच्छा शेर और बंदर टच नहीं कर रहा है। इस वाले में ये बंदर है और ये शेर, हाँ इसमें तो सारे ही शेर बंदर हो गए, तो कुछ शेर तो बंदर है ही। इसमें देखो आप, ये शेर है, शेर, ये शेर है, ये और ये बंदर, तो ये कट कर रहा है। तो संभावना हमको तो केवल एक डायग्राम चाहिए जहां पर ये चीज सही हो जाए, तो वह सही, अतः ये संभावना तो है ही। और कोई भी हाथी गधा नहीं है, मतलब हाथी और गधा टच नहीं कर रहा है, तो भैया हाथी और गधा टच कर गया। इधर भी देखो हाथी गधा टच कर गया, हाथी गधा टच कर गया, हाथी गधा टच कर गया। तो बहुत सारे डायग्राम है जिसमें हाथी और गधा टच कर रहे हैं, इसका मतलब यह संभावना भी, ये भी गलत बात है। कोई भी हाथी गधा नहीं है, यह एक संभावना है। तो हाँ ऐसा हो सकता है कि भैया हाथी गधा ना हो, जैसे हरा देखो इसमें हाथी और गधा टच नहीं किया, लेकिन कोई भी हाथी गधा नहीं है ये तभी सही होता जब ये हर जगह सही होता। एक भी जगह ये गलत तो गलत, इसका मतलब तीसरा भी गलत हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया? तीसरा निष्कर्ष 2 और 3 नहीं करते, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। 29 का हो गया डी ऑप्शन। ठीक है, केवल 2। ठीक है, ठीक। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। बोल रहे इकाई के स्थान पर 0 से भिन्न अंक वाली ऐसी कितनी 2 अंकों की संख्याएं हैं जो अपने अंकों की स्थिति बदलने से बनी संख्या के 3 गुना से ज्यादा हैं। ठीक है, मैंने बताया था ये क्वेश्चन कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि जिसमें अंकों, एक अंक दिया जाता है, उसकी स्थितियों को व्युत्क्रम क्रम में लिख दिया जाता है, उल्टा लिख दिया जाता है, पलट कर लिख दिया जाता है ना, और फिर जो नया अंक बनता है उसके बारे में कुछ रिश्ता दिया जाता है, रिलेशन दिया जाता है, और फिर हमसे आंसर पूछा जाता है। ठीक है, मैंने बोला था ऐसे कि जब भी प्रश्न आएंगे तो हम अंकों को, हम संख्या को उसके अंकों के स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू, तथा अंकित मान, फेस वैल्यू के आधार पर लिखेंगे। ये बताया था मैंने आपको। तो भैया एक बात बताओ आप, मान लो 2 अंकीय संख्या है एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई 2 अंक की संख्या है। इकाई का स्थान बोल रहा है इकाई के स्थान पर 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब y कैन नॉट बी 0, y 0 नहीं हो सकता। ठीक है, मैंने बोला जब भी कभी 2 अंकी की संख्याएं हैं तो इसको आप इसके स्थानीय मान में लिखो। तो x दहाई के स्थान पर है तो इसमें इसका स्थानीय मान हो जाएगा 10, 10 से गुणा कर दो। y इकाई के स्थान पर है तो इसका स्थानीय मान y इंटू 1, तो ये हो जाएगा 10x प्लस वाई। ये है मूल संख्या। जब इसको आपने पलट दिया तो y इधर आ गया, x आ गया, तो 10 y हो जाएगा दहाई के स्थान पर, तो 10y प्लस x। ठीक है, बड़ी खूबसूरत होते हैं ये क्वेश्चन, बस आपको ये देखना है कि बोला क्या जा रहा है। तो बोल रहा है कि इस तरह से जो बनी हुई संख्या है, से बनी संख्या के 3 गुने से ज्यादा है कौन सी? ये वाली संख्या। मतलब जो ओरिजिनल संख्या है 10x प्लस वाई, ये किससे ज्यादा है? जो बाद में बनी संख्या है उसके 3 गुने से। अरे बात ठीक है, कोई समस्या? यही तो बोल रहा है। अब देखो रखो, अच्छा देखो ये एक 2 अंकीय संख्या है, इसका मतलब x और y दोनों एक एक अंक की संख्या है, सिंगल सिंगल डिजिट्स हैं, ये 1 से लेकर 9 तक कुछ हो सकता है। ठीक है, 3 का गुणा 10 में कर दो, 3 दाम 30y प्लस 3x, ये 3x इधर ले आओ, 10x माइनस 3x 30y, और प्लस y इधर आ जाओ माइनस का, तो ये कितना हो जाएगा 7x ग्रेटर देन 29y, यहाँ से x ग्रेटर देन हो जाएगा 29/7y। अरे बात ठीक है, x ग्रेटर देन हो जाएगा 29/7y। अब देखो अगर ये बोल रहा है कि x ग्रेटर देन 29/7y, ठीक है, तो हमको ऐसे मान चुनने पड़ेंगे कि ये कंडीशन फुलफिल हो। जब ये कंडीशन पूरी होगी तभी हमारा आंसर सही आएगा। ठीक है, अब देखो, अब वैल्यू लेना शुरू कर दो। मान लो y सबसे छोटी वैल्यू क्या ले सकता है? 1। तो अगर y 1 हो गया तो x ग्रेटर देन 29/7 इंटू वाई की वैल्यू 1, मतलब x ग्रेटर देन 29/7। 29/7 होता है 7 चौको 28, 1 7 एकम 4, x ग्रेटर देन 4.1, x ग्रेटर देन 4.1, तो x का मान 4.1 से बड़ा होना चाहिए। तो x क्या क्या मान ले सकता है? x ले सकता है 5,
6 7 8 9। y 0 नहीं ले सकते क्योंकि मना है, 1 से शुरू किया, तब x कितना ले सकता है, 5 6 7 8 और 9। अरे बात समझ में आ गई। इसका मतलब जब y बराबर 1 है तब x की वैल्यू हो सकती है 5 6 7 8 9। संख्याएं क्या ली थी हमने, x y, तो दहाई के स्थान पर 5 और y हमेशा 1, 51 61 71 81 91। तो 5 संख्याएं तो वो मिल गई जब y के स्थान पर क्या है, 1। अरे बात समझ में आई, ठीक। अब देखो y की वैल्यू आप लो अब 2, तो अगर y बराबर 2 ले लिया तो x ग्रेटर देन 29/7, y की वैल्यू 2, तो x ग्रेटर देन 29 दूनी 58/7 और ये होता है 7 8 56 2 7 दूनी 14 लगभग, कि x का मान कितना होना चाहिए, 8.2 से बड़ा होना चाहिए। तो अगर x का मान 8.2 से बड़ा होना चाहिए तो x का एक ही मान संभव है 9, क्योंकि x 2 डिजिट का नंबर तो हो नहीं सकता 10 11। इसका मतलब अगर y बराबर 2 है तो x की केवल एक संभावना है और वो क्या है, 9। तो जो संख्या बन गई इस तरह से, वो संख्या क्या बनी, xy, इकाई के स्थान पर y, जिसका मान क्या है यहाँ पे 2 और ये 9, 92। तो एक आंसर आपको मिल गया 92, बाकी 51 61 71 81 91। अरे है कि नहीं है, ठीक है। अब तीसरी चीज देखो आप, अगर मैं रख दूं y की जगह 3, तो x ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, 29/7, y की जगह 3, x ग्रेटर देन 29 तिरका 87/7। तो x ये वैल्यू कितनी होती है, 7 एकम 7 1 7 दूनी 7 एकम 7 1 7 दूनी 14 3 7 चौका 12.4। तो x की वैल्यू कम से कम 13 होनी चाहिए, इससे ज़्यादा होनी चाहिए, और x एक डबल डिजिट वैल्यू नहीं ले सकता। और अब जैसे जैसे आप y का मान 4 5 6 8 करोगे, x की हमको बड़ी वैल्यू चाहिए, लेकिन x एक डबल डिजिट नंबर नहीं हो सकता। अतः हमको y बराबर 3 और y बराबर 3 से अधिक के मानों में कोई भी x का मान नहीं मिलेगा। जब x का मान नहीं मिलेगा तो संख्या नहीं मिलेगी। तो बस यही संख्याएं हो गई भाई, कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 और 6। तो आंसर क्या आ जाएगा, 6। बात समझ में आ गई। तो केवल हमको एक चीज पता होनी चाहिए कि अगर संख्या के अंकों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो हम हमेशा उसमें क्या करते हैं, उसको संख्या को उसके स्थानीय मान तथा अंकित मान के रूप में लिख देते हैं। बात ठीक है, बस इतना ही करना है हमको, ठीक। और अगर आप चेक भी कर लो, आप कोई भी एक मान चेक कर लो, बाकी आप चेक करते रहना, एक मैं चेक कर देता हूं। ये वाला देखो, जैसे 51 ले लो आप, तो संख्या 51 है, इसको पलट के लिखा, क्या लिखा, 15। तो बोल रहा है ये जो संख्या है, ये जो पलट के लिखी संख्या है, इसके 3 गुने से ज्यादा हो, तो 15 गुणे 3 क्या होता है, 45। तो ये उसके 3 गुने से भी ज्यादा है 51। अरे है कि नहीं। ऐसे 61 को उल्टा लिखो, 16, 16 का 3 गुना 48, 48 से ज्यादा है 61। तो यही सारा सब में हो रहा है। बात ठीक है, कोई समस्या इसमें, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। घड़ी का क्वेश्चन। सुबह 7:16 और 7:17 के बीच घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण ठीक 132 डिग्री होता है, ठीक है। अच्छा, मैंने इसका आंसर बता दिया था आपको, 34 30 का। हाँ, क्या आंसर बताया था इसका मैंने, अगर आंसर नहीं तो 6, ठीक है। चलो हाँ, ये देखो पहले आप, सुबह 7:16 और 7:17 के बीच। अब देखो घड़ी बना लो, पहले हम इसको फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे और फिर मैं आपको ऐसे बता दूंगा। मैंने आपको क्लास में जब पढ़ाया था तो दोनों तरीके बताए हैं। क्या बताया मैंने, कि फॉर्मूले से कैसे सॉल्व करें, और क्या बताया है कि फिजिकल एंगल निकाल के कैसे सॉल्व करें, ठीक है। तो चलो पहले देख लेते हैं। अगर 7:16 तो कैसे होगा, यहाँ कुछ 7 है, ये हो गई घंटे की सुई, इसको मैं बोलता हूँ HH, आर हैंड, ठीक है। 7:16 या 7:17 कुछ ऐसे होगी घड़ी, ये हो जाएगी मिनट हैंड। अरे है कि नहीं। जब फॉर्मूला लगाते हैं तो क्लॉकवाइज की दिशा में, क्लॉकवाइज दिशा में, दक्षिणावर्त दिशा में, घड़ी की सुइयों की दिशा में, ठीक है। जो सुई आगे होती है हमारे फॉर्मूले में वो पहले लिख देते हैं। यहाँ घंटे की सुई आगे है तो फॉर्मूले में H पहले लिख दिया, -11/2 m। और अगर m पहले होता तो 11/2 m -30h लिखते। कोण दिया है 132 डिग्री, कोण दिया है 132 डिग्री,
अब देखो क्या बोल रहा है, 7:16 और 7:17 के बीच। तो मैं ये निकाल लेता हूं कि 7 बजकर कितने मिनट पर, 7 बजकर कितने मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां, मतलब घंटे की सुई और मिनट की सुई एक दूसरे से 132 डिग्री का कोण बनाती हैं, यही तो है। तो मैं बोलता हूँ स्टैंडर्ड होता है घड़ी के घंटे h, मिनट m। तो अगर तुलना करो तो h बराबर 7, तो 7 घंटे, मिनट का मान निकालना है मुझे, ठीक है। तो h का मान हो गया 7 माइनस 11/2 m। तो माइनस का 11/2 m इधर आ जाएगा, 30 × 7 210 माइनस 132, तो 11/2 m बराबर 210 माइनस 132, तो 2 8 10 और 13 7 20, 78। तो यहाँ से m बराबर हो जाएगा 78 × 2/11। तो यहाँ से m बराबर हो जाएगा 78 × 2 156/11। इतने हो गए मिनट। अरे है कि नहीं, 7 बजकर इतने मिनट। अगर इसको आप दशमलव को बदलो तो 11 एकम 11, 4, 11 चक्के 44, 2, 11 एकम 11, मतलब ये हो गया करीबन 7 बजकर 14.1 बजे, 14.1 बजे घड़ी की सुइयां एक दूसरे से 132 डिग्री का कोण बनाएंगी। और ये कितना दिया है, 7:16 और 7:17 के बीच। नहीं, तो ये गलत हो गया। आंसर क्या होना चाहिए, 7:14 और 7:15 के बीच। उसने दिया है 7:16 और 7:17, तो ये एक गलत स्टेटमेंट है। तो जहां जहां ए है वो तो गलत ही हो गया। बात ठीक है, कोई समस्या? अदरवाइज अगर आपको फॉर्मूले सॉल्व नहीं करना है तो मैंने आपको क्लास में इससे भी बताया है, आपके पास सारे अस्त्र शस्त्र मौजूद हैं, बस उसको यूज करना है एग्जाम में। सबसे अच्छा तो इससे, अगर तुम कैलकुलेट नहीं करना चाहते हो, इस तरह से अगर 7 बजा दो, ठीक है, आपको यह निकालना है कि 7 बजकर कितने मिनट पर घड़ी की सुइयां एक दूसरे से 132 डिग्री का कोण बनाती हैं। तो मैंने बोला था जिससे जिसके बीच का बोल रहे हो, 7 से 8 बजे के बीच कितने बजे करती हैं, तो आप 7 बजा लो। अब एक बात बताओ, ये कोण कितना होगा? ये है मिनट की सुई जो कि अभी 12 पे है, ये है घंटे की सुई। तो मैंने बताया था कि ये कितने मिनट हैं, ये कितने मिनट है भाई, 35 मिनट। अरे है कि नहीं, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 मिनट। एक मिनट में कितने डिग्री का कोण होता है, 6 डिग्री का। इसलिए 35 मिनट में कितने डिग्री का कोण हो जाएगा, 35 × 6, 210 डिग्री। तो ये कोण हो गया 210 डिग्री। बात समझ में आई? अब कोण बनाना कितना है इन लोगों को, 132 डिग्री का। तो क्या होगा, मिनट की सुई घूमेगी, ठीक है, मिनट की सुई घूमेगी और कुछ इस तरह से कोण बना लेगी, इस तरह से, और ये कोण बोलोगे आप 132 डिग्री। बात ठीक है? तो बस हमको ये निकालना है कि स्टार्टिंग से मिनट की सुई कितना चली। मिनट की सुई यहां पर थी 7 बजे, इतना चली, इतना कितना चली, हरा वाला कोण चली, कितना चली कि 132 डिग्री बना दे। ठीक बात है। तो ये हरा वाला कोण कैसे निकालूंगा, ये पूरा कोण है 210, पूरा सफेद वाला, इसमें से नारंगी वाला घटा दें 132, यही तो हरा वाला कोण हो जाएगा। कितना हो गया, 32 8 40 78 डिग्री। मतलब एक तरह से हो गया कि घंटे की सुई को मिनट की सुई को 78 डिग्री की दूरी चलनी है। ठीक है, इस केस में हमने क्या मान रखा है कि घंटे की सुई पे हम चढ़ के खड़े हुए हैं, या ये सुई क्या हुई है, रुकी हुई है। और जब घंटे की सुई रुकी होती है तो मिनट की सुई किससे चलती है, अपनी सापेक्ष गति से, 11/2 डिग्री प्रति मिनट। इसे हमने पढ़ लिया है, क्लास में पढ़ा है हमने। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, या समय बराबर दूरी बटे चाल। 7 बजकर कुछ मिनट पर मिनट का मान निकालना है, कितनी दूरी चलनी पड़ रही मिनट की सुई को, 78 डिग्री। किस चाल से, 11/2 डिग्री प्रति मिनट। तो कितने मिनट हो जाएंगे, ये 2 ऊपर आ जाएगा घूम के, 78 × 2/11, m बराबर मिनट, 156/11 मिनट, या m बराबर 14.1 मिनट। तो m हो गया 14.1 मिनट, वही आंसर आ गया। तो 7 बजकर 14.1 मिनट, मतलब 14 से 15 मिनट के बीच में, ना कि 16 से 17 के बीच में। बात ठीक है। तो पहला तो हो गया गलत, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है।
अरे कोई समस्या है इसमें? ठीक है, कोई समस्या है इसके बीच में? ठीक। अब अगला बोल रहा है दोपहर 2:24 और 2:25 के बीच मिनट की सुई और सेकंड की सुई ठीक एक बार मिलती है। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। मिनट की सुई और सेकंड की, जनरली सेकंड नहीं पूछता है। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था जिसमें ये टाइम था 3:16 और 3:17 के बीच में, और ये टाइम था 7:58, 4:58 और 4:59 के बीच में। तो आप एक बात तो याद ही रख लेना, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया है तो ये याद ही रख लेना कि हर एक मिनट में मिनट की सुई और सेकंड की सुई ठीक एक बार मिलती ही मिलती है। ठीक है, अदरवाइज आप चेक कर लो क्यों मिलती है। देखो 2:24 और 2:25 बोल रहा है ना। बस अगर आपको घड़ी देखने आता है, और हमेशा क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता, बिल्कुल उसको महसूस करना है क्वेश्चन को कि डिफिकल्ट नहीं है, हम कर लेंगे। 2:24 और 2:25 बोल रहे हैं ना, 2:24 और 2:25, कुछ भी बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ठीक है। हम्म, 2:24, तो 2:24 पर मान लो, अभी थोड़ी देर के लिए ऐसे मान लो कि घंटे की सुई 2 पे के आसपास है, या 2 से थोड़ा सा आगे हो गई होगी, 2 बजे और 2:24 पे घंटे की सुई थोड़ी आगे आ गई। मिनट की सुई 2:24 पर कहां होगी? मिनट हैंड, ये कहां है? 24 पर। मिनट हैंड, ठीक है, और यहां पर है 25। ठीक है, अब मिनट की सुई कर रही है ऐसे मूव, अरे ठीक है, सेकंड की सुई बना लो। तो जब एग्जैक्ट मिनट की सुई 2:24 पर आई, सेकंड की सुई कहां आ गई? यहां पर आ गई। अरे ठीक है, अब सोचो आप होना क्या है। अब देखो हो क्या रहा है, मिनट की सुई अपना, सेकंड की सुई अपनी चाल से चल रही है। अभी कल घंटे की सुई से कोई मतलब नहीं है। अब क्या होगा, अगले 1 मिनट की कहानी आप सोचो। अगले 1 मिनट में ये मिनट की सुई धीरे 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 चलना शुरू करेगी, और इसको अगले 1 मिनट में घूमते घूमते यहां आना है मिनट की सुई को। अरे है कि नहीं? सेकंड की सुई को क्या करना है, उतने ही 1 मिनट में तेज 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 चल के, जब तक ये 24 से 25 आए मिनट, सेकंड की सुई को तेज 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 चल के इसको क्रॉस करना है और घूम के यहीं आ जाना है। तो जैसे ही ये मिनट की सुई 2:25 पे आएगी, सेकंड की सुई फिर से 12 पे आ जाएगी। तो जब जा रही है तो कहीं ना कहीं एक बार इसके ऊपर आएगी और फिर आगे निकल जाएगी, और केवल एक ही बार। क्यों? क्योंकि जैसे 25 पे आई, सेकंड की सुई यहां पहुंच गई 12 पे, 12 से चल के 12 पर। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? ठीक एक बार मिलती, बिल्कुल ठीक एक बार मिलती, करेक्ट, केवल 2। अरे बात ठीक है, कोई समस्या है इसमें? ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ना? ठीक है, तो जो जो मैंने क्लास में पढ़ाया है केवल मेरे क्लास नोट्स आपने पढ़ लिए, 2-3 बार क्वेश्चन लगा लिए, कम से कम 400-500 क्वेश्चन में कराऊंगा क्वांट रीजनिंग मिला के। क्लास नोट्स कर लिए, और उसके बाद आपने क्या कर लिया? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बस। उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है हमको सीसेट में 90-100 नंबर लाने के लिए। उससे ज़्यादा हम क्या करेंगे? हमें सीसेट का टीचर थोड़ा बनना है। बनना है क्या? नहीं बनना है, हमको IAS बनना है। तो सीसेट का कट ऑफ क्लियर करो, प्री निकालो, मेंस निकालो, इंटरव्यू निकालो, रैंक लाओ लिस्ट में, बस। ठीक है, पांच पूर्णांक ABCDE निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं, इनमें से ठीक 2 4 के गुणक हैं। तो आप देखो, अब जब कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लो ये पूर्णांक है ABCDE, तो ये मान लो 2 ठीक 2, मतलब एग्जैक्टली 2 4 के गुणक है। 4 के गुणक 2 ही हैं, एक 4 ले लो और एक 8 ले लो। इनमें से ठीक एक 2 का गुणज है लेकिन 4 का नहीं। तो एक और ऐसा है जो केवल 2 का गुणक है लेकिन 4 का गुणक नहीं है। ये दोनों 2 के गुणक हैं लेकिन 4 के भी हैं, इस नहीं। एक और ठीक एक, एग्जैक्टली एक, ओनली 1, एक ऐसा है जो 2 का गुणक है लेकिन 4 का गुणक नहीं है। मान लो एक संख्या मान लिया आपने 6, और बोल रहा है शेष 2 विषम पूर्णांक है। तो मान लो एक 3 है, एक 5 है, आपने संख्याएं मान ली अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोल रहा है? A + B + C + D निश्चित रूप से सम है। ठीक है, अब देखो, अगर आप इन सबको जोड़ोगे, आप इन सबको अगर आप जोड़ दो, तो वैसे 4 + 8 12, 6 18, 3 21 5 26 सम दिख रहा है, लेकिन निश्चित रूप से सम है कि नहीं, इसलिए इसको देखना पड़ेगा। देखो, जितनी भी सम संख्याएं होती हैं,
कितनी भी सम संख्याएं हैं उनका जोड़ हमेशा एक सम संख्या आती है। ठीक है, जितनी भी विषम संख्याएं हैं, जितनी विषम संख्या नहीं, दो विषम संख्याओं का योग हमेशा एक विषम संख्या, दो विषम संख्याओं का योग हमेशा एक सम संख्या आता है। ठीक है, तो इन दो संख्याओं का सम, तो सम प्लस सम, जितनी भी सम संख्या है सबका योग क्या है? सम। तो हमेशा इनका योग सम ही आएगा। पहला जो है बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, ये वाला तो करेक्ट हो गया। ठीक है, फिर बोल रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निश्चित रूप से 4 से विभाज्य है। तो देखो, निश्चित रूप पर जानने के लिए हमें चेक करना पड़ता है कि क्या ये हर जगह सही है। तो आप पहले यहीं पे चेक कर लो। तो ए स्क्वायर हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। पहले तो देख लें कि जो हमने माना है कि ये विभाज्य है कि नहीं है। तो 64 प्लस 16 80, 36 प्लस 9 45, 45 प्लस 50 20 70, 150 और 150 4 से विभाजित नहीं है। तो जो हमने एग्जाम्पल माना वही 4 से विभाजित नहीं है, तो निश्चित रूप से विभाजित तो गलत हो गया। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा केवल 1। ठीक बात है, समझ में आ गई? तो बिल्कुल सिंपल है। तो ये याद रखना कि दो सम संख्याएं हों या बहुत सारी सम संख्याएं, उनका योग हमेशा सम होता है। और जो विषम संख्याएं, अगर दो विषम संख्याएं हैं तो उनका योग क्या होता है? सम होता है। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। बयालीस व्यक्ति एक घेरे में खड़े हैं जिन्हें 1 से 42 तक नंबर दिए गए हैं। व्यक्ति के एक के पास एक सिक्का है। सिक्का दक्षिणावर्त दिशा में इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि व्यक्ति 1 इसे व्यक्ति 2 को देता है, व्यक्ति 2 इसे 4 को देता है, 4 इसे 7 को देता है, 7 इसे 11 को देता है और इसी तरह आगे। ठीक है, तो ये बात बोल रहा है। तो इसमें कोई पैटर्न बन रहा है क्या? तो अब देखो कि इस तरह से लोग खड़े हैं एक वृत्त में, 1 2 3 4 5 और इस तरह से खूब सारे लोग खड़े हैं, 42 व्यक्ति। तो ये 42 है और फिर सिक्का ऐसे जा रहा है दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज, ऐसे सिक्का मूव कर रहा है, यहां से फिर ऐसे आ गया, फिर ऐसे घूम रहा है। तो बोल रहा है जब इस पैटर्न से सिक्का घूम रहा है तो कितनी बार में वो फिर से इस व्यक्ति जो है 1 नंबर व्यक्ति इसके पास फिर से पहुंचेगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? अब देखो आप यहां पैटर्न क्या बन रहा है। यहां क्या हो रहा है? +1, 4 - 2 +2, 7 - 4 +3 +4। मतलब हर बार एक एक जुड़ रहा है, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4 ऐसे। तब हम लगातार बस ध्यान रखना है हमको कि गलती ना करें। तो 1 2 4 7 11, 7 में 4 जोड़ा 11, 11 में 5 जोड़ा 16, 16 में 6 जोड़ा 22, 22 में 7 जोड़ा 29, 29 में 8 जोड़ा 37, 37 में 9 जोड़ा 46। लेकिन 46 तो लोग ही नहीं है, लोग कितने हैं? 42। मतलब 42 के बाद फिर वो यहां मूव करना शुरू करेगा, 46 43 44 45 46, 42 तक पहुंच गया। 46वें आदमी के पास जाना है, मतलब 46वां आदमी एक्चुअली कौन होगा? चौथा आदमी। अरे है कि नहीं? 42 के बाद कहां पहुंच जाएगा? 42 के बाद 43 44 45 46 4, चौथा आदमी। तो 42 के बाद फिर से कहां शुरू हो गया? 1 2 3 4। 42 के बाद एक नंबर को 43 बोल सकते हो, 44 45 46। तो 46 - 42 चौथा आदमी। ठीक है, तो यहां से मतलब जो 46 है, इस 46 का मतलब एक्चुअली क्या है? चौथा आदमी। यहां तक 9 था, अब 9 के बाद 10 जोड़ो, 10 4 14, 14 + 11 25, 25 + 12 37, 37 + 13 50, 37 + 13 50। अब 50 करके कुछ नहीं होता, 50 मतलब 50 - 42, बिल्कुल जैसे पहले किया था। 50 - 42 कौन सा हुआ? 8वां आदमी। तो ये 50 नहीं है, 8वां 13, लेकिन ये बढ़ता जाएगा अपने आप। अभी तक 13 जोड़ा था, 14, 14 + 8 22, 22 + 15 37, 22 + 15 37, 37 + 16, 37 + 16 कितना हो गया?
37, 10, 47, 6, 53। 53 करके कुछ नहीं होता भैया, 53 करके कुछ नहीं होता क्योंकि लोग 42 हैं, तो 53 माइनस 42 कौन सा हो गया, 11वां आदमी। अब इसमें 17 जोड़ो, 16 तक जोड़ चुके हैं, 11 प्लस 17 28, 28 प्लस 18 कितना हो गया, 46। फिर 46 करके कुछ नहीं होता, 46 क्या होता है, चौथा। यहां पे 18 जोड़ा था, अब 19 जोड़ दो, 19 प्लस 4 23, 23 प्लस 20 43, 43 करके कुछ नहीं होता, 43 मतलब क्या है, पहला आदमी। 43 नहीं है, ये पहला है, और यही तो बोल रहा है कि जब पहले आदमी के पास पहुंच जाए, ठीक है, पहुंच गया, ये पैटर्न बना, तो कुछ नहीं करना है, एक एक करके जोड़ते जाना है, और जब ये 42 को पार कर जाए तो निकाल लो। 46वां आदमी क्या है, 46 माइनस 42 चौथा, 50वां आदमी 50 माइनस 42 आठवां, 53वां आदमी 53 माइनस 42 11वां, 43वां आदमी 43 माइनस 42 पहला आदमी। कितने पास होने के बाद पहले धारक को मिलाकर सिक्का पहली बार व्यक्ति एक के पास आएगा। तो पहले वाले को मिलाकर मतलब जो पहले बार पास किया, तो जब दो लोग हैं तो कितने पास चाहिए, एक पास। और सोचो, मान लो टोटल 3 लोग होते, 1 से लेकर 4 तक, तो लोग हैं 3, पास कितने चाहिए, एक ने 2 को किया, 2 ने 4, 2। इसका मतलब मुझे समझ में आ गया कि जितने व्यक्ति हैं उससे एक कम पास, एक को लेकर शुरू करना है। गिन लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। जैसे इसको दिया हो गया, तो टोटल 21 दिख रहे हैं हमको, लेकिन पास क्या होंगे, एक कम, तो पास की संख्या हो जाएगी 20। ठीक है, तो ये गलती मत कर देना कि किसी मार दिया, है ना। 3 लोग हैं अगर, तो इसने इसको दिया, इसने इसके दिया, तो पास कितने, 2। तो अगर 21 लोग हैं, 1 से लेके 1 तक, पहले से शुरू हुआ और एंड तक पहुंचा, तो पास की संख्या कितनी हो जाएगी, एक कम, 21 माइनस 1 20। बात ठीक है, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ क्वेश्चन है, उसी के आधार पर बना है, ठीक है। तो इसकी अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। और देखते हैं हम लोग, अच्छा, ये फिर से वही गणना के मूल सिद्धांत का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। गणना के मूल सिद्धांत का क्वेश्चन है, इसको देखो आप। अंकों 1 2 3 4 और 5 का उपयोग करके अलग अलग अंकों वाली कितनी विषम संख्याएं बनाई जा सकती हैं, ठीक है, कितनी विषम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो एक बात बताओ आप, विषम संख्या क्या होता है, जिसके इकाई के स्थान पर एक विषम संख्या हो, वही तो है विषम संख्या। मतलब इकाई के स्थान पर क्या क्या आ सकता है, जो हमें आंसर चाहिए विषम संख्या, इकाई के स्थान पर क्या आ सकता है, या तो 1 आ जाए, या 3 आ जाए, या 5 आ जाए, और अलग अलग अंकों वाली संख्याएं चाहिए। मतलब किसी भी एक अंक को आप रिपीट नहीं कर रहे हो, सारी संख्याएं अलग अलग है, ठीक है। अब बताओ, इतने अंकों से आप कितनी संख्याएं बना सकते हो, इतने अंकों से हम अगर हम सबको ले लें तो हम कितनी अंक की संख्या बना सकते हैं, 5 अंकीय। और हम कितनी बना सकते हैं, 4 अंकीय। और कितनी बना सकते हैं, अरे है कि नहीं, इतनी संख्या बना सकते हैं, क्योंकि उसने ये नहीं बोला है कि सभी संख्याओं को लेना है, बस अलग अलग लेना है, रिपीट नहीं करना है, ठीक है। अगर 5 अंक की संख्या बनाए, सोचो, तो इकाई के स्थान पर यही 3 संख्याएं होनी चाहिए, 1 2 3, 1 3 और 5। तो इकाई के स्थान को आप 3 तरीके से भर सकते हो, सभी संख्याएं अलग है, पुनरावृत्ति नहीं होनी है। तो 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं, 1 यूज कर ली, कितनी बची, 4। अब 5 में से 2 यूज कर ली, कितने तरीके बचे, 3 तरीके, 2 तरीका और 1 तरीका। अरे है कि नहीं है, तो इसको आप गुणा कर दिए, 3 चौको 12, 12 3 36, 36 दूनी 72। तो 72 हमारी निकल आई 5 अंक की संख्याएं, ठीक है। 4 अंक की संख्याएं, बस इकाई का स्थान देखो, इकाई के स्थान को 3 तरीके से भर सकते हो। टोटल 5 संख्याएं हैं, एक यहां पे आ गई, कितने तरीके, कितनी बची, 4 संख्याओं में कोई भी आ जाए। टोटल 5 संख्याएं हैं, 2 भर दी, 3 बची हमारे पास, तो उन 3 में कोई भी भर दो, और ऐसे ही 2। 3 चौको 12, 3 36 दूनी 72,
इसका मतलब 72 5 अंक की संख्याएं और 72 4 अंक की संख्याएं। अब 3 अंक की संख्याएं देखो, 3 अंक की संख्याएं, इसको तो आप 3 तरीके से भर सकते हो, विषम संख्या। जो संख्या आ गई 5 में से, उसको छोड़ के बाकी सब भर सकते हो। 5 में से 2 यूज हो गई, कितनी बची? 3। 3 चौको 12, 12 तियां 36। ठीक है, अब 2 अंक की संख्याएं, इसको आप यूज कर सकते हो 3 तरीके से। अरे है कि नहीं? यहां पे 1 2 3 4 5, 5 में से 1 यूज हो गई, कितनी बची? 4। और यहां कितनी बची? 3। कोई समस्या? कितना हो गया? 36। अरे 2 अंक की संख्या है ना, सॉरी, 2 अंक की संख्या है तो भैया 2 ही है। तो ये पहले को भरा, इनमें से कोई विषम संख्या जो एक आ गई वो नहीं आ सकती, तो 4। 4 गुणे 3 12 तरीके। और यहाँ पे तो एक ही संख्या है, तो एक संख्या मतलब इन 3 में से कोई एक संख्या आ जाए वही विषम बन जाएगी। तो इसके टोटल 3 तरीके। तो अगर आप कुल जोड़ लो तो कुल कितनी संख्याएं? 72 प्लस 72 144, 144 प्लस 36 180, 180 प्लस 12 192 और प्लस 3 195। कुल 195 संख्याएं संभव हैं। सी हो गया 195। कोई समस्या? कोई भी दिक्कत इसमें? ठीक है, बिल्कुल। देखो आप सिंपल क्वेश्चन, और देखो गणना के मूल सिद्धांत से बहुत क्वेश्चन आते हैं। अगर आप इतना समझ गए तो आपको 2-3 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे एग्जाम में। और ये मैंने क्लास में बहुत आराम से अच्छे से बताया है आपको। बाकी मैं अगर आपको पढ़ाऊंगा तो आप फिर से आप देखना। एक धनराशि का कुछ भाग 2% प्रतिवर्ष की दर पर और शेष भाग 6% प्रतिवर्ष की साधारण दर पर 5 वर्षों के लिए दिया जाता है। मान लो कुल धनराशि बराबर x है। तो x रुपए जो है वो कुल धनराशि है। इसका एक भाग है x1, एक भाग है x2। ठीक है, क्या बोला जा रहा है? एक भाग पर 2%, मान लो x1 पर 2% और इस पर 6% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर पर 5 वर्ष के लिए लोन दिया जाता है। इसमें भी 5 वर्ष के लिए दिया जाता है और इसमें भी 5 वर्ष के लिए लोन दिया जाता है। तो जो क्वेश्चन में बोलता जाए वो करते जाओ। वैल्यू दी है तो लिख लो, नहीं दी है तो मान लो। तो उसने बोला 2 भाग, तो मैंने मान लिया टोटल x है, एक x1 एक x2 है। इसका मतलब है x1 प्लस x2 बराबर x, यही तो है। यदि उधार की गई कुल धनराशि, उधार ली गई कुल राशि 5,000 रुपए है, इसका मतलब x का मान कितना है? 5,000। तो ये मुझे पता चल गया। इसका मतलब x1 प्लस x2 बराबर 5,000। ये पहली इक्वेशन मिल गई। अच्छा देखो, 2 इक्वेशन 2 अननोन, x1 x2 अननोन है, तो हमको x1 और x2 पे 2 इक्वेशन चाहिए। ठीक है, 2 अननोन सॉल्व करने के लिए हमको 2 समीकरण चाहिए। एक समीकरण ये है, एक और मिल जाएगा हमको। और भुगतान किया गया कुल ब्याज 900 रुपए है। तो कुल ब्याज आप निकाल लो, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? मूलधन गुणे ब्याज की दर अपॉन टाइम अपॉन इंटू 100। और ये टाइम और रेट जो होता है दर, इनका समय यूनिट सेम होना चाहिए। तो अगर x1 कुल अमाउंट है, 2% की दर है, वार्षिक दर है, और ये 5 वर्ष है, तो कोई समय कोई दिक्कत नहीं है, बटे 100। ठीक है, कुल सिंपल इंटरेस्ट। फिर अगर x2 अमाउंट है, गुणे 6 गुणे 5 बटे 100, और कुल ब्याज कितना बोल रहा है? कहाँ गया? 900 रुपये। तो कल टोटल ब्याज उसको कितना मिला? 900। तो एक इक्वेशन और मिल जाएगी। तो आप ये देखो, 2 50 5 दहम 50। ठीक है, इसके बाद 5 दूनी 10 20, 2 तुइयां 6 10। तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो आपको यहाँ पे मिल गया x1 बटे 10 प्लस 3x2 बटे 10, 3x2 बटे 10 बराबर 900। तो ये 10 यहाँ से कॉमन हो जाएगा, तो 1 बटे 10 x1 प्लस 3x2 बराबर 900। तो यहाँ से x1 प्लस 3x2 बराबर, ये 10 इधर चला जाएगा,
900 इंटू 10 तो हो जाएगा x1 प्लस 3x2 बराबर 9000। ठीक है, तो एक इक्वेशन आपको मिल गई ये x1 x2 में, एक इक्वेशन हमको मिल गई ये, दो इक्वेशन और दो ही अननोन x1 x2, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे आएगा इसको अगर हम यहाँ पे सॉल्व कर लूँ, एक इक्वेशन है x1 प्लस 3x2 बराबर 9000, दूसरी इक्वेशन है x1 प्लस x2 बराबर 5000। आप देख लो, x1 प्लस x2 बराबर 5000, x1 प्लस 3x2 बराबर 9000। ठीक है, अब सीधे देखो, अगर आप इनको घटा दो तो इसका कोफिशिएंट, इनका कोफिशिएंट क्या है, गुणक एक ही है, तो अगर आप घटा दोगे, यहाँ कोई चिन्ह नहीं मतलब प्लस, अगर आप घटाओगे तो चिन्ह क्या हो जाएंगे, नीचे के पलट जाएंगे, तो प्लस का माइनस, यहाँ कुछ नहीं है मतलब प्लस का माइनस, यही चिन्ह हो गया फाइनल। तो x1 माइनस x1 कट गया, 3x2 माइनस x2 बराबर 9000 माइनस 5000। कोई समस्या? तो यहाँ पे हो जाएगा 2x2 बराबर 4000, x2 बराबर 4000 बटे 2, 2000। तो यहाँ से x2 की वैल्यू आ गई ₹2000। लेकिन हमसे पूछा क्या है उसने क्वेश्चन में, देखो तो 2% प्रतिवर्ष की दर पर उधार ली गई, 2% प्रतिवर्ष की दर पर उधार ली गई राशि ज्ञात कीजिए। 2% वाली धनराशि मतलब हमको क्या पता करना है, x1 का मान, x2 का मान हमको मिल गया है। x2 का मान कितना है, कहाँ गया x2, x2 का मान 2000 है, तो x2 का मान 2000 है, तो आप यहाँ पुट कर दो x2 का मान। तो अगर यहाँ पे x2 का मान x1 प्लस x2 का मान है 2000 बराबर 5000, तो x1 बराबर 5000 माइनस 2000, तो यहाँ से x1 बराबर 3000 रुपये। ठीक है, आंसर हो गया डी ऑप्शन। बात समझ में आई? तो बिल्कुल सिंपल साधारण ब्याज का हमको फॉर्मूला पता है, बिल्कुल घबराना नहीं है, जो क्वेश्चन में बोलता जाए वो आप करते जाओ, अपने आप आंसर मिलेगा। कोई टेंशन लेनी नहीं है, घबराने की, चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस जो बोलता जाए बस वो आप ईमानदारी से करते जाओ, यू विल गेट द आंसर ऑटोमेटिकली, कोई टेंशन नहीं है। ठीक बात है? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट पानी ले लो यार। ठीक, हाँ अगला क्वेश्चन आप देख लो। एक निश्चित कूट भाषा में एक शब्द को निम्नलिखित चरणों का उपयोग करके कोट किया जाता है। शब्द को सबसे पहले उल्टे क्रम में लिखा जाता है। तो बोल रहा है शब्द कैपिटल को कैसे लिखना है, तो पहले कैपिटल को तो उल्टा लिखो, ये है शब्द कैपिटल, पहले इसको लिखो उल्टे क्रम में। तो क्या क्या लिखेंगे, LATIPAC, ये गलती मत कर देना। फिर बोल रहा है विषम स्थानों पर, तो विषम स्थान मतलब जो हम गोलाल से गोला मार देते हैं, पहला स्थान, तीसरा स्थान, पांचवा स्थान, सातवां स्थान, एक एक छोड़ के, पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, ये हो गए विषम स्थान वाले। तो बोल रहे विषम स्थानों पर मौजूद अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला में एक कदम आगे बढ़ाया जाता है। आगे मतलब इसका अगला पद। तो सी को मैंने लिख दिया D, ABCD, P को लिख दिया PQRST, T को लिख दिया U, L को लिख दिया M, सबके एक एक बाद वाले, L के बाद M, T के बाद U, P के बाद Q, C के बाद D। उसके बाद बोल रहा है तथा सम स्थान, जो बच गए हैं वो सब क्या हैं, नीले वाले, ये सब सम स्थान है। सम स्थान वालों पर एक कदम पीछे ले जाया जाता है। और देखो ए के पीछे क्या आएगा, तो मैंने हमेशा बताया था अल्फ़ाबेट ऐसे होती है, A B C, ऐसे ऐसे मूव करती जाती है। यहाँ पे कहीं होता है Y, फिर होता है Z और फिर A। तो ये साइकिल में होता है चक्र की तरह। तो A के बाद B, B के बाद C, Y के बाद Z, Z के बाद A, या A के पहले Z, Z के पहले Y। तो अगर एक पहले जाना है तो A के पहले कर दो Z, I, ABCDEFGH I, तो I के पहले H, A के पहले फिर से Z, तो यही बन जाएगा MZU HQZD, MZU HQZD। कौन सा ऑप्शन है, MZU HQZD, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। अरे बात ठीक है।
ठीक, तो बिल्कुल। तो देखो सीसैट में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि हम ये देखें कि कौन से क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट करने हैं। इट इज़ ऑल्सो अ मैनेजेरियल एग्जाम। मैनेजर क्या करता है, खुद काम नहीं करता सारा। अब क्या होता है कि हम किसी से कैसे काम करवाएं, वो होता है मैनेजेरियल एस्पेक्ट। अरे बात ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें ये भी देखेंगे कौन से क्वेश्चन आसान है। कुछ क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लग रहे हैं, आपको पता है कि 5-10 मिनट का क्वेश्चन है, तो ये कर लो आसान क्वेश्चन। इसलिए पहले कम से कम सरसरी निगाह से जिस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग रहा है उसको छोड़ दो। 1 मिनट ज़्यादा किसी क्वेश्चन को नहीं देना, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कठिन क्वेश्चन आप कर रहे हो तो कहीं ना कहीं प्रश्न में, पूरे प्रश्न पत्र में सरल क्वेश्चन छुपे होंगे। जैसे ये कितना सिंपल क्वेश्चन है, बात ठीक है। और सरल क्वेश्चन में इसलिए मिस्टेक नहीं करनी, सरल क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से करना है। ठीक बात है, ठीक। और ठीक है, एक पाई चार्ट मानव शरीर में पानी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और अन्य ठोस दर्शाता है। ठीक है, तो अगर ये पाई चार्ट है, चलो इधर पे बना लेते हैं, क्लियर बनेगा। ठीक, क्या बोल रहा है, एक पाई चार्ट मानव शरीर में पानी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और अन्य ठोस, 4 चीजें हैं। क्या क्या है, पानी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और जितने ठोस हैं उनका एक ग्रुप बना दिया, अन्य ठोस। पानी शरीर का 68% हिस्सा है, तो पानी बहुत ज्यादा है, मतलब पानी लगभग ऐसा कुछ है यहां पर, इतना है पानी, 68%। फिर क्या है, प्रोटीन शरीर का 18% हिस्सा है, तो प्रोटीन कहीं यहां पे आ जाएगा। इस तरह से, तो एग्जाम में आपको बनाने की जरूरत नहीं, मैं बस समझाने के लिए आपको बना रहा हूं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, कार्बोहाइड्रेट का प्रतिशत अन्य ठोस पदार्थों के प्रतिशत का आधा है। मतलब अगर अन्य ठोस पदार्थ हाँ इस तरह से, अगर ये अन्य ठोस हो गए, इसका प्रतिशत मुझे नहीं दिया, तो ये कार्बोहाइड्रेट है। और बोल रहे हैं अन्य ठोस पदार्थों के प्रतिशत का आधा है, तो अगर सोचो अन्य ठोस मान लो x% हैं, तो कार्बोहाइड्रेट कितने हो जाएंगे, x/2%। यही तो बोल रहा है। अच्छा एक बात बताओ, यही 4 चीजें हैं, तो ये इन सब भी के प्रतिशतों का योग कुल मिलाकर कितना होना चाहिए, 100%। तो अगर आप सब जोड़ दो, 68% प्लस 18% प्लस x% प्लस x/2%, ये कुल कितना आना चाहिए, 100। तो x प्लस x/2 कितना हो जाएगा, 3x/2। 68 प्लस 18, 68 10 78 8 86, ये 86 इधर आ जाएगा, माइनस का 86। तो यहां से हो जाएगा 3x/2 बराबर 14। तो x बराबर हो जाएगा 14 गुणे 2/3, 2 इधर 3 इधर, तो यहां से x हो जाएगा 28/3%। मतलब अन्य ठोस कितने हो जाएंगे, 28 और कार्बोहाइड्रेट कितना है हमारा, कार्बोहाइड्रेट x/2%। x कितना था, 28/3, x कितना है, 28/3 इंटू 2, यही तो हुआ, 28/3/2, तो 2 चौक 14। तो इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट कितना हो गया, 14/3%। तो कार्बोहाइड्रेट की वैल्यू लिख लिया आपने 14/3%। पूछ क्या रहा है, पाई चार्ट में कार्बोहाइड्रेट का प्रतिनिधित्व करने वाले त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात करना है। देखो प्रतिशत में नहीं पूछा है इसने, कार्बोहाइड्रेट अगर पूछता कितना प्रतिशत है बॉडी में, तो हमने निकाल लिया था 14.3%, लेकिन वो क्या पूछ रहा है, कोण पूछ रहा है। तो कोई बात नहीं, तो सोचो, बिल्कुल बड़ा आसान काम है। सोचो, जब प्रतिशत होता है 100, जब प्रतिशत होता है 100%, या पीछे ही बना लो आप, जब प्रतिशत होता है 100%, तो कुल कोण कितना होता है, 360 डिग्री। जब पूरा 100%, तो कुल कोण क्या है, 360 डिग्री। ठीक है,
इसलिए जब 1% होगा तो कोण कितना हो जाएगा 360/100 डिग्री। हमको कितने के लिए निकालना है 14.3%। तो अगर हमको 14/3% के लिए निकालना है तो 14/3% के लिए कुल कितना कोण हो जाएगा 360/100 गुणे 14/3 इतना डिग्री। अरे है कि नहीं है, देख लो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 14 गुणे 6 84/5 डिग्री। 84/5 कितना होता है 5 एकम 5, 3, 5 छक्का 30, 4, 5 अठे 40, 16.8 डिग्री। ठीक है, बिल्कुल सिंपल पाई चार्ट का क्वेश्चन है। क्या करना है, कुल प्रतिशत 100 होता है, कुल कोण कितना होता है 360 डिग्री। तो मैंने क्या किया 100% को 360 डिग्री के बराबर कर दिया, जितने प्रतिशत के लिए चाहिए कोण उतना मिल गया। आंसर कोई ऑप्शन दिया देखो इसमें, हाँ ए ऑप्शन 16.8 डिग्री। ठीक है, तो अभी हम लोग यहीं तक डिस्कशन करते हैं और रिमेनिंग क्वेश्चन का डिस्कशन हम बाद में करेंगे। अच्छे से आप देखिए इन क्वेश्चंस को, सीखिए। और मैंने आपको, अगर आपको कोई भी दिक्कत है प्रिपरेशन रिलेटेड, ठीक है, तो ये मेरा टेलीग्राम आईडी है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ये दिया था, इसको नोट कर लीजिए, आप इसमें मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट आईएएस में भी आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट आईएएस की पूरी टीम, मैं, हम सभी लोग मिलकर इस प्रयास में लगे हुए हैं कि बस आपका सिलेक्शन होना चाहिए किसी भी तरह। हमारी तरफ से आपको जो भी सहायता चाहिए या हमारा जो भी कोऑपरेशन चाहिए, हम हमेशा तैयार हैं। ठीक है, अच्छे से पढ़ो, इस पेपर का डिस्कशन देखो, कोई दिक्कत है तो आप मुझे मैसेज करके भी बता सकते हो। ठीक है, बस ईमानदारी से पढ़ो, हतोत्साहित नहीं होना, जो मैंने आपको बात बताई, और ना बहुत एक्साइटेड होना है। ठीक है, बैलेंस रखना अपने आप को। एक ही चीज़ है कि अगर आपका पेपर उतना अच्छा नहीं भी गया है तो बस हमको ये देखना है कि हमने गलतियाँ कहाँ की, और जो अगला अनुभव है उसको ज़रूर देना। ये मत करना कि अरे पेपर खराब हो गया अब मैं नहीं दूंगा ना। आप इन गलतियों से सीखो, इनको इम्प्लीमेंट करो और देखो कि आप क्या बढ़िया कर सकते हो अगले पेपर में। ठीक है, बाकी भगवान आप सब पे अपनी कृपा रखेंगे, बहुत बढ़िया होगा आप सबका। अच्छे से पढ़िए। बाकी नेक्स्ट आईएएस की पूरी टीम है आपके लिए, आपकी हेल्प करने के लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर लगाओ। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर लगाने चाहिए, क्योंकि वही हमको सिखाता है कि हमको कितना पढ़ना है, कितने डेप्थ तक पढ़ना है। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड नाइट, टेक केयर।